नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा ताकि कुछ लोग और जुड़ जाएं, ताकि फिर मैं ये लाइव सेशन आप सबके साथ शुरुआत करूँ। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे मैं आप लोगों से बातें भी करते रहूँगा। ओके, एक इंसान हमारे साथ जुड़ गया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज मेरा मंच के साथ जुड़कर। हेलो हेलो मेरा मंच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आज मेरा मंच का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। आपको अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी और अगर वीडियो क्लियर आ रही होगी, मेरा मंच अगर आप मुझे बता सकते हैं मैसेज के थ्रू, तो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मुझे आसानी हो जाएगी जानने में कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। बस मुझे बता दीजिएगा, एक थम्स अप चलेगा या फिर कुछ भी आप ऐसा एक साइन दे दे ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरी आवाज़ बहुत क्लियर आ रही है। तपस्या जी नमस्ते, शुक्रिया जुड़ने के लिए यहाँ पर। मैं आज बहुत लोगों से बात करने वाला हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ, क्योंकि शायद मैं बहुत यंग हूँ। ऐसे मंच के साथ मुझे मौका मिल रहा है जहाँ पर काफ़ी दिग्गज कलाकार, काफ़ी दिग्गज एक्टर्स, राइटर्स लोग जहाँ पर आकर आप लोगों से रूबरू हो चुके हैं। मुझे उनके साथ ऑडिबल, ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं काफ़ी नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि काफ़ी दिग्गज लोग, दिग्गज हस्ती इस मंच से जुड़ चुके हैं। उस पर अगर मौका ऐसा दिया गया है तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो बस मैं एक चीज़ चेक कर लूँ ताकि सब सही रहे। ओके, तो हाँ, बस जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे मैं वैसे वैसे ये जो बातों का सिलसिला जो है ये बस आगे बढ़ाता जाऊंगा। सबसे पहले जो भी लोग जुड़ रहे हैं और जो भी लोग जुड़ने वाले हैं उन सबको थैंक यू, शुक्रिया यहाँ जुड़ने के लिए। मेरा मंच बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे कंसिडर करने के लिए कि मैं आपके साथ आकर जो भी लोग हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही एक अच्छा, आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि गीतांजलि मैम ले रही हैं, और धर्मेंद्र सर जिनके थ्रू मैं गीतांजलि मैम से मिल पाया। धर्मेंद्र सर मेरे पड़ोसी हैं और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था यहाँ पर बोलने के लिए। सो आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। सो थैंक यू सर, थैंक यू गीतांजलि मैम कि आप लोगों ने बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। बिल्कुल दयाल कृष्ण जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। मैं कोशिश करूँगा, मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितनी उम्र के हिसाब से मुझे जितना भी तवज्जो है, जितना भी मुझे नॉलेज है, तजुर्बा है, नॉ तवज्जो, तजुर्बा है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उतना आप लोगों को बता सकूँ। मैं क्योंकि अभी जो कहते हैं एक अलग वर्ग है जिसको हम मिलेनियल्स कहते हैं, द यंग जनरेशन ऑफ टुडेज़ इंडिया, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। तो मैं अभी चीज़ें कैसे चेंज हुई हैं एक्टिंग के पर्सपेक्टिव पर, थिएटर के पर्सपेक्टिव पर, तो मैं उन सब चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट करूँगा और उसके बारे में ज़्यादा आप लोगों से बातें करूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कैसा डिफरेंस आया है। तो अगर आप लोगों को बैकग्राउंड दूँ अपने बारे में, तो मेरा नाम है दोस्तों स्वराज सिंह। मैं बेसिकली जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ था। मैंने वहाँ पर पढ़ाई की, स्कूलिंग की। उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए मैं बैंगलोर में शिफ्ट हो गया। बैंगलोर से मैंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ से मैंने एमबीए की भी तालीम हासिल की। और पढ़ाई के दौरान ही मुझे थोड़ी सी रुचि जो है, हेलो बालक जी, थैंक यू सो मच युवराज जी, थैंक यू। प्यार बस बनाए रखिएगा। बहुत चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा आप सारे जितने भी एक्सपीरियंस्ड कलाकार हैं, एक्सपीरियंस्ड दर्शक जो हैं, मुझे उनके सामने आज बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं कुछ अगर भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ कान पकड़ के पहले से ही माफ़ी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ, आपको बता सकूँ कि मैंने क्या सीखा है इतने दिनों में और क्या मैंने कमाया है। तो जी, जो वापस बढ़ते हैं वहाँ से जहाँ से मैंने चीज़ें शुरुआत की थी। तो मैंने जैसे कहा कि मेरी पढ़ाई के मैंने हायर स्टडीज़ के लिए मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया, जहाँ से मैंने पहले ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमबीए की तालीम हासिल की। एमबीए करने के दौरान ही मेरी थोड़ी सी रुचि जागी मॉडलिंग के प्रति, क्योंकि बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं एक एक्टर बनूं। मुझे पर्दे पर दिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और हमेशा बचपन से जब भी पोस्टर्स को देखता था लगे सिनेमा हॉल के बाहर में, तो मैं सोचता था कि किसी दिन मेरी भी तस्वीर वहाँ होगी।
और ऐसे ही मेरा जो ये पैशन है आर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने स्कूल के शुरुआती दिनों में मैंने सारी चीज़ें की, राइट फ्रॉम सिंगिंग, डांसिंग, मार्शल आर्ट, स्पोर्ट्स, ड्राइंग, डिबेट, सब कुछ मैंने सब कुछ किया, क्योंकि मुझे बचपन से थोड़ी सी एक ललक थी मुझे प्राइजेस जीतने की। मुझे बहुत शौक़ था कि मैं प्राइजेस और ज़्यादा हासिल कर सकूं। तो उस प्राइज़ के लालच के चक्कर में मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता था, और बस ऊपर वाले की रहमत की मैं जीत भी जाता था। हेलो गीतांजलि जी, थैंक यू सो मच फॉर एड्रेसिंग युवराज सर, है ना। और युवराज सर थैंक यू, रूपक थैंक यू सो मच। मैं इसी बीच में थोड़ा आप लोगों से बात भी करते जाऊँगा। तो बस वहाँ से मेरी वो जर्नी जो थी वो शुरुआत थी स्कूल के दौरान, जहाँ पे मुझे सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, प्लस मुझे प्राइजेस जीतने का बहुत ज़्यादा मेरी अंदर ललक थी। तो मैं सब कुछ करता था, और क्योंकि मुझे बस प्राइजेस जीतने थे और मैं हर चीज़ पार्टिसिपेट करता, हर दिन ट्रॉफीज़ जीत कर आता। एक समय एक दौर ऐसा भी आया जब मेरे माँ बाप को लगने लगा, स्पेशली मेरे पिताजी, उनको लगने लगा कि ये सब कुछ करता है, पता नहीं ये क्या करेगा। मेरे पापा का ये बड़ा पसंदीदा डायलॉग था कि ये बोलते थे कि ये सब कुछ करता है तो पता नहीं ये क्या करेगा। और ये चीज़ें मेरी माँ को भी कोफ्त होती थी एक समय पर कि पता नहीं ये सच में क्या करने वाला है। और वो लोग मुझसे पूछते थे कि तुम करने क्या वाले हो। तो बस मुझे पता था कि मेरी रुचि कहाँ है। मुझे मुंबई जाने का बहुत शौक़ था। मुंबई मेरे लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन थी जहाँ पर मैं जाना चाहता था। इसीलिए पढ़ाई और क्योंकि मैं एक राजपूत फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, और मेरे जितने भी घर वाले हैं, मतलब मेरे भी जितने भी रिश्तेदार हैं, वो सारे वेल एजुकेटेड है, या तो फिर वो सारे अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो सारे वेल सेटल्ड हैं। तो आर्ट और कल्चर को उतना ज़्यादा तवज्जो हमारे साइड में अभी भी नहीं दिया जाता है। मैं जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ, पहले वो बिहार का पार्ट हुआ करता था। और हमारे आई थिंक मैंने अपने लोगों में देखा है कि इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो जब मैं ये चीज़ें ज़ाहिर करता था अपने पेरेंट्स के आगे और अपने लोगों के आगे, तो जब मैंने लोगों से ज़ाहिर की, मैंने अपने फैमिली वालों से ज़ाहिर की कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे कलाकार बनना है, मुझे एक एक्टर बनना है, तो वो भी थोड़े से चौंक गए थे। और उन्हें भी इस बात की बहुत चिंता थी कि पता नहीं है क्या करेगा, क्योंकि इसमें तो लाइफ है नहीं, इसमें तो करियर है नहीं, लोगों को यही लगता था पहले। लेकिन मैंने किसी भी तरीके से उनको कन्विंस किया। मेरे अंदर उतनी प्रतिभा थी, मेरे अंदर वो पोटेंशियल था, जो शायद आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे माँ बाप को देखा और उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम पहले पढ़ाई कर लो, उसके बाद वापस जाना, और उसके बाद मुंबई जाना पढ़ने के लिए। तो मैंने एमबीए किया, और जिस यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए की पढ़ाई की थी, वो बहुत टफ़ है, मतलब इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट यूनिवर्सिटीज़। और मेरी माँ ने बस मुझे कंडीशन डाल दिया कि इसमें जब तक तुमको डिस्टिंक्शन नहीं आता तो तुम्हें मुंबई जाने हम नहीं देंगे। तो मैंने बस उस धुन में पढ़ाई की कि मुझे मुंबई जाना है। तो मैं जब भी किताबें लेकर बैठता था तो मैं यही सोचता था कि क्योंकि मुंबई जाना है इसलिए मुझे पढ़ाई ज़्यादा अच्छी से करनी है। तो ये सिलसिला बस चलता रहा। ऐसे ही मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, और डिस्टिंक्शन आ गया ऊपर वाले की रहमत से, और फिर फाइनली मैं मुंबई मूव ऑन किया। मैं मुंबई आने के बाद में फिर मैंने एक्टिंग कोर्स ज्वाइन किया। मॉडलिंग तो मैं काफ़ी पहले छोड़ चुका था, मैंने बैंगलोर में किए थे करीबन 1-2 साल, उसके बाद मैं छोड़ चुका था वहाँ पे मॉडलिंग। फिर मैं मुंबई आने के बाद मैं एक्टिंग सीखना चाहता था, जानना चाहता था। स्कूल के दौरान में और थोड़े मोड़े मैंने प्लेस किए थे, थोड़े मोड़े नाटक मैंने किए थे, लेकिन मुझे और जानना था, मुझे और सीखना था कि एक्टिंग होती क्या है, मैं इसको और एक्सप्लोर करना चाहता था। तो मुंबई आके मुझे एनएसडी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, जो मेरी आज सबसे बड़ी रिग्रेट है। आई थिंक थोड़ी सी रिग्रेट है कि मैं एनएसडी नहीं जा पाया। मुझे अगर मौका मिलता तो मैं ज़रूर जाके एनएसडी में सीखता। तो मुझे बस पता था उस समय, मैंने जब एक्टिंग स्कूल्स के बारे में पता करा तो मुझे पता चला कि 2 स्कूल बहुत फेमस हैं मुंबई में। एक है एक्टर प्रिपेस जो कि अनुपम खेर जी का है, और एक बालाजी का है, बालाजी जो कि एकता कपूर का है। ये 2 इंस्टीट्यूट थे जो काफ़ी नामचीन थे उस समय। और मैंने बालाजी का पता चला तो उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी। तो मुझे लगा कि अब एमबीए में इतना पैसा खर्च करने के बाद मैं वापस माँ बाप को नहीं बोल सकता कि मुझे वापस इतना पैसे दीजिए। तो मुझे अनुपम खेर जी का इंस्टीट्यूट जो है एक्टर प्रिपेयर्स, मुझे वहाँ पे फ़ीस थोड़ा सा रीज़नेबल लगा, तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे सीखा। मैंने 3 मंथ्स का पूरा डिप्लोमा का कोर्स किया।
मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे जो गुरु थे वो सारे एनएसडियंस थे, तो जिससे मुझे तालीम मिली है वो बहुत अच्छे थे। और आज मैं जो भी हूँ, जितना भी मैंने नाम हासिल किया है, जितने भी मैंने जो थोड़ी बहुत मैंने शोहरत हासिल की है या फिर मैंने नाम कमाया है इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई गुरुज। और उनके वजह से ही मैं सारी चीज़ें सीख पाया हूँ। तो वो बहुत अच्छा दौर था मेरी ज़िंदगी में, जहाँ पे मैंने 3 महीने जी तोड़ मेहनत की एक्टिंग को जानने के लिए, एक्टिंग को समझने के लिए। और फिर मैंने वहाँ से अपनी कोर्स को कंप्लीट किया। और उसी कोर्स के दौरान में बस एक मौका बात करूँ थोड़ा, ओके, स्टोरी टेलिंग के भी बारे में मैं आपको बात करता हूँ। तो फिर ये थोड़ा सा ये वहाँ से बस चालू हुआ था। और उसके बाद फिर मेरी जो एक्टिंग की जर्नी है मैंने शुरुआत की। मैंने फिर उसके बाद काफ़ी थिएटर किया। थिएटर में मैं जुड़ चुका था, काफ़ी सारे मैंने ग्रुप्स के साथ काम किया। मैंने करीबन 6 साल तक रंगमंच से मैं जुड़ा रहा, मैं करता रहा बहुत सारे प्लेस, और मैं अभी भी करता हूँ। अभी भी मैं जुड़ा हुआ हूँ ग्रुप से, अभी भी मैं प्लेस करता हूँ। बस इस लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिले हो चुका है। स्टोरी टेलिंग का जो एक फॉर्मेट है ये बिल्कुल नया आया है अभी ज़िंदगी में, और मैं आप लोगों से इसलिए शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ये समथिंग, बिकॉज आई थिंक जो भी यहाँ पे जो दर्शक है, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इनको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी नहीं होगी। तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये बात तब की है जब आई थिंक ये 2016-17 की बात है, जब मैं थिएटर किया करता था उस दौरान में, और मैं प्लेस करता था। बस इस प्ले के दौरान में मुझे एक बहुत अच्छी कहानीकार है, उनसे मेरी मुलाकात हुई एक शो के दौरान में, और मैंने उनको देखा। उनका एक वर्कशॉप था, तो मेरे प्ले के बाद में मैंने उनका वर्कशॉप अटेंड किया, और मुझे पता चला कि ये एक स्टोरी टेलर है। ये स्टोरी टेलर क्या चीज़ थी ये मुझे पता नहीं थी कि ये स्टोरी टेलिंग होता क्या है। तब मुझे पता चला कि इसमें कहानी कहते हैं। तो ये तो हमने ऑलरेडी किया था क्योंकि मैं प्लेस करता था और क्योंकि मैंने सीखा था, तो मुझे पता था कि स्टोरी टेलर्स को दास्तान गो भी कहते हैं, जो कि हम नाटक में देखते हैं, जो कि एक सूत्रधार होता है जो एक पूरी कहानी को कहता है। और यही एक कॉन्टेम्प्रेरी मॉडर्न वर्जन आ चुका है आज के ज़माने में, जिसको हम कहते हैं स्टोरी टेलिंग। सो इट वॉज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, मेरे लिए ये बहुत फैसिनेटिंग था ये जानकर कि कुछ ऐसा भी एक आर्ट फॉर्म है विच इज़ वेरी वेरी न्यू। तो मेरी रुचि थोड़ी सी बढ़ी, मैंने उनका वर्कशॉप अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे जो हैरानी की बात मुझे ये थी, जो मुझे जानकर मुझे लगा कि ये थोड़ा सा टफ भी है, कि स्टोरी टेलर जो भी कहानी बोलते हैं या जो भी कहानी कहते हैं वो उनकी ओरिजिनल होती है। वो कोई भी, जैसे एक्टर्स में हम जो भी कलाकार हैं, हम जो भी रंगमंच से जुड़े हुए हैं, हम सारे एक स्क्रिप्ट को बोलते हैं। या तो बहुत कम होते हैं कि राइटर्स खुद की लिखी हुई चीज़ें परफॉर्म करते हैं। ज़्यादातर हम जो है हम परफॉर्म करते हैं वो दूसरे की लिखी हुई चीज़ें परफॉर्म करते हैं। तो एज एन एक्टर आवर जॉब इज़ टू रीड इट, टू लर्न इट एंड देन टू एनैक्ट इट ऑन स्टेज। तो हमें याद करना है, हमें पढ़ना है और हमें उनको लोगों के सामने दर्शाना है, जो कि फिर भी ठीक है। लेकिन कहानी खुद से गढ़ना, खुद से बुनना, खुद से लिखना और तब लोगों के सामने प्रेजेंट करना, ये बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है। तो ये मुझे पता चला जब मैंने उनसे मिला। तो हमारी बातचीत हुई उस चीज़ को लेकर, और उसके बाद फिर मैं उनसे उनसे संपर्क में था, और मैं बस थिएटर कर रहा था। काफ़ी ये लंबा दौर हो चला था, क्योंकि मुझे अब मुंबई में क्या है कि जो लोग मुंबई से नहीं हैं वो पता नहीं वो जानते हैं कि नहीं, लेकिन जो मुंबई से होंगे उनको पता है कि यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुंबई एक बहुत ही ज़्यादा महंगा शहर है। यहाँ पर आपको सर्वाइव करने के लिए बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। एंड बिकॉज मुझे अपनी फैमिली को रन करना था, बस माँ थी फैमिली में। करते हो वो भी करके बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा गीतांजलि जी, थोड़ा सा मैं आगे थोड़ा लोगों से बात करूं ताकि इनको समझ में आए कि स्टोरी टेलिंग होता क्या है। तो बस तो वो था कि क्योंकि मुझे सर्वाइव करना था यहाँ पे, तो मैं जॉब कर रहा था, जॉब के साथ साथ मैं स्टोरी टेलिंग भी कर रहा था। नॉट स्टोरी टेलिंग, सॉरी, मैं थिएटर कर रहा था। और ये थिएटर का जो दौर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था। अब जो भी ऑडिशंस होते हैं, ये ऑडिशंस जो है आपके ऑफिस टाइमिंग्स में होते हैं, तो मैं ऑडिशंस पे ज़्यादा जा नहीं पाता था, मुझे मौका नहीं मिल पाता था, लेकिन थिएटर करता था। अब थिएटर में क्या होता है कि बहुत लिमिटेड लोग आपको जानते हैं, जो आपके दर्शक है, जो आपको देखने आ रहे हैं, पेड ऑडियंस है, या तो आप फ्री के शो कर रहे हो। तो जो आपके अपने ऑडियंस है, जो आते हैं देखने के लिए 100, 200, 300, वही लोग आपको जानते हैं, बाकी आपको कोई नहीं जानता। और मैं इस रिकॉग्निशन के लिए मैं बहुत ज़्यादा, मुझे तड़प होती थी कि मैं यंगस्टर हूँ, मैं अभी का जनरेशन का हूँ, मुझे वो रिकॉग्निशन चाहिए क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। अब मुझे थिएटर में मुझे काफ़ी लोग पसंद करते थे, मेरी एक अपनी सेट ऑफ ऑडियंस थी जो मुंबई में बन गई थी, जो हर बार टिकट खरीद कर मुझे देखने आते थे।
लेकिन फिर भी मैं उससे संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुझे मैं मासेस को कैसे रीच करूँ, मैं कैसे लोगों तक पहुँचूँ, मेरे लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो ये जो थिएटर का दौर था, ये जब ये ज़्यादा चलने लगा मेरी ज़िंदगी में, ऑलमोस्ट लगभग 5-6 साल हो गए थे मुझे, और मुझे कोई जानता नहीं था। तो मुझे एक वक्त ऐसा लगा कि यार अब तो कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ पर लोग मुझे जाने, ताकि मुझे वाकई में मुंबई में बहुत महंगा शहर है। यहाँ पर खाने के लिए भी आपको 2 रोटी कोई देगा नहीं, मगर रहने के लिए ठिकाना नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल, मैं आपसे बहुत मुजीब, बहुत सही बात कह रहे हो आप। तो बस वही चक्कर था और मुझे सर्वाइव करना था। बस वही था कि मैं जॉब और थिएटर के बीच में बस ये 20 घंटे की जो मेरी नौकरी थी, कि मैं जहाँ मैं 9 घंटे 10 घंटे देता था अपने काम को, 10 घंटे देता था मैं थिएटर को, इसी में मेरी पूरी ज़िंदगी जा रही थी और मुझे पता नहीं था कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। स्टोरी टेलिंग का बस वहीं से स्टोरी टेलिंग ने मुझे एक नया मोड़ दिया लाइफ में जीने के लिए, जब मुझे पता चला कि ऐसा आर्ट फॉर्म है। तो जब मैं इन सब चीज़ों से ऊब रहा था, कहीं ना कहीं मैं एंजॉय करता था कि मेरे अंदर का एक्टर ज़िंदा था, क्योंकि वो थिएटर करता था, लोग उसे जानते थे। लेकिन एक बच्चा जो है, जो आज के जनरेशन का है, जो यंग है, जो चाहता है कि उसकी बात आवाम तक पहुँचे, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक उसे जान सके, उसको रिकॉग्निशन की बड़ी तलब थी। और उस समय इंटरनेट का जो था, वो अचानक से वो बूम हुआ था, 4G आया था, और ये अचानक से ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द एंटायर सिस्टम। तो तब ये चीज़ें पिकअप की थी। तो उन स्टोरी टेलर की वजह से, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उनसे मैं कनेक्टेड था ऑल दीज वाइल। और अचानक से मुझे लगा कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए, और मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ, मुझे वो चीज़, वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, मुझे वो मेरे काम को वो लोगों तक नहीं पहुँच रही जो मैं चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। और उन्होंने मुझे बुलाया मिलने के लिए। फिर मैंने उनसे मुलाकात की, हमारी एक मीटिंग हुई, और उन्होंने मुझे बोला कि आप स्टोरी टेलिंग क्यों नहीं करते हो। तो फिर मैंने उनसे जानने की कोशिश की स्टोरी टेलिंग बेसिकली है क्या। जहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि स्टोरी टेलिंग जो है वो 2 फॉर्म का होता है। एक होता है फिक्शनल स्टोरी टेलिंग, जहाँ पर सारी चीज़ें मनगढ़ंत होती हैं, जहाँ पे कहानी, किरदार आपके सारे काल्पनिक होते हैं, आप अपने हिसाब से कहानी और किरदारों को बनाते हैं, बुनते हैं। और एक दूसरा होता है विच इज़ कॉल्ड अ नॉन फिक्शनल स्टोरी टेलिंग, जहाँ पर आपकी रियल ज़िंदगी से, आपकी आपकी निजी ज़िंदगी में अगर कुछ वारदात हुए हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं, आप उस पर कहानी बोलते हो। सो ये 2 फॉर्म है, और आप अगर इस पे कुछ करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो मेरे पास एक कहानी थी जो मैंने लिखी थी, बेसिकली शॉर्ट फिल्म के तौर पर। स्टोरी टेलिंग ही है, मेरा मंच पर बोलना भी एक तरह की स्टोरी टेलिंग ही है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, स्टोरी टेलिंग ही है जो मैं आप लोगों को कहानी बता रहा हूँ अपनी। तो बस वैसी है कि वैसी शुरुआत हुई, और मेरे पास एक कहानी थी जिसका नाम था भूख, जो आप अभी यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा भूख। और आप अगर आप क्योंकि आप सब फेसबुक पर है, तो भूख स्पेस स्वराज सिंह जैसे ही टाइप कीजिएगा, आपको वो मेरी कहानी आ जाएगी। तो ये कहानी मैंने लिखी थी शॉर्ट फिल्म के लिए, कि मैं इस पर शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ। और ये कहानी मैंने उन कहानीकार को उनको बताया कि मेरे दिमाग में ये कहानी है और मैं चाहता हूँ इस पर शॉर्ट फिल्म बनाना। उन्होंने मुझे हेल्प किया, उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया कि आप इसको स्टोरी टेलिंग में, आप इसको क्यों नहीं परफॉर्म करते हो, ये बहुत अच्छी कहानी है और ये सुपर हिट हो जाएगी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या कह रही हैं। मैंने उनको बोला मुझे लिखने नहीं आता, तो उन्होंने बोला आपको जो समझ में आ रहा अपने जैसे मुझे कहानी बताइए, आप वैसे पेपर पर लिख कर उसे रिकॉर्ड कर कर मुझे भेज दो, मैं आपको हेल्प करूँगी और हम इस पर ज़्यादा काम करेंगे। मैंने बोला ठीक है, और फिर बस मैंने उस पर थोड़ी सी काम की, उन्होंने मुझे हेल्प किया लिखने के लिए, और मैंने उनको रिकॉर्ड करके भेज दिया। 2 दिन के बाद में द हैबिटेट करके एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मुंबई का है, काफ़ी नाम है उनका, आप देखते होंगे एच करके एक साइन रहता है, सर्कल के अंदर में एच बना रहता है, ये लोगो, ये काफ़ी फेमस है। उन लोगों की वीडियोस काफ़ी वायरल होती है। उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं आके उनके सामने स्टोरी टेलिंग परफॉर्म करूं, और मैंने ये पहली कहानी अपनी वहाँ पे जाकर कही। अब क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड का था, मैं थिएटर करता था, मैं रंगमंच से जुड़ा था, तो मेरे अंदर वो परफॉर्मेंस का वो कमांड ऑलरेडी था, कि मुझे पता था कि मुझे परफॉर्म कैसे करना है। अब और क्योंकि मुझे जो ये स्टोरी टेलर है जिनका नाम है महक मिर्ज़ा प्रभु, उन्होंने मुझे हेल्प किया था, तो मुझे लिखना भी आ गया था। तो मैंने अपनी पहली कहानी कही, लोगों ने बहुत सराहा इसको, जो भी दर्शक थे जो वहाँ बैठे थे उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। कुछ दिन के बाद, करीबन 1 महीने बाद, उन्होंने इसे पब्लिश किया अपने चैनल पर, जो कि उनका चैनल है द हैबिटेट स्टूडियो करके, आपको यूट्यूब पर उनका चैनल मिल जाएगा। उन्होंने वहाँ पर ये स्टोरी को डाल दी ऑनलाइन, और ठीक उसके 2 दिन के बाद में बडी बिट्स करके एक बहुत बड़ी सोशल कम्युनिटी है और एक प्लेटफॉर्म है
बेसिकली, जो कि सोशल कंटेंट वो लोग प्रमोट करते हैं। जितने भी अच्छे कंटेंट होते हैं दे आर इनटू कंटेंट क्रिएशन। तो वो या तो किसी की चीज़ें हैं तो वो खुद डालते हैं, या तो वो खुद से कंटेंट क्रिएट करते हैं। उनकी नज़र में मेरी ये वीडियो गई और उन्होंने, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रीच है, उनके लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने ये चीज़ को अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दिया है। मेरी वीडियो को वापस उन्होंने फीचर कर दिया। और बस उस दिन से मेरी गाड़ी निकल गई। एक था कि इतने सालों का जो स्ट्रगल था, इतने सालों का जो वो जद्दोजहद थी कि जहाँ पे मुझे रिकॉग्निशन मिले, तो वो 2 दिन में मेरी पूरी हो गई। क्योंकि जैसे ही बड़े बिट्स ने डाला, 2 घंटे के अंदर में करीबन 2 लाख से ज़्यादा मुझे व्यू मिल चुके थे मेरे वीडियोज़ को। और मेरी वीडियो जो थी भूख जो कहानी है, वो शहर के हर कोने तक पहुंच चुका था। शहर नहीं, इवन विदेशों में पहुंच चुका था। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अमेरिका, मुझे हर जगह से मैसेज आए थे। तो 3 घंटे के अंदर में मेरे फेसबुक पे इतने ज़्यादा मैसेजेस और फ्रेंड रिक्वेस्ट थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ और रिएक्ट कैसे करूँ। क्योंकि लोगों का सबकी नज़र मुझ पर आ चुकी थी कि ये बंदा कौन है, ये कौन आया है ऐसी कहानी लेकर। तो बस वहाँ से एक कहानीकार पैदा हो गया मेरे अंदर, एक स्टोरी टेलर का जन्म हुआ शायद उस दिन, जिसको पता चला कि ये इंटरनेट जो है ये कितनी बड़ी टूल है। इट्स बेसिकली अ ब्लिस इफ़ इट इज़ यूज्ड वाइजली। मैं इस बात को बहुत बहुत दिल से मानता हूँ। और वहाँ से वो जो स्टोरी मेरी हिट हो गई, उसके बाद बस ये था कि मैं कहानी दर कहानी मैं लिखने लगा। मैं बहुत सारी स्टोरीज़ परफॉर्म करने लगा, मैं बहुत सारी कहानियाँ लिखने लगा जो कि मेरी निजी ज़िंदगी से भी जुड़ी थी, जो कि पर्सनल भी है और फिक्शनल भी है। मैं थिएटर से जुड़ा हूँ, तो मैं अलग अलग कैरेक्टर्स करने लगा जो लोगों को बहुत पसंद आते थे। अलग अलग मैं डिक्शन पकड़ने लगा, अलग अलग लैंग्वेज पकड़ने लगा जो लोगों को बहुत अलग लगता था, जो बहुत हटके लगती थी चीज़ें। और मैं फिर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में घुस गया, जहाँ पर मुझे एक थिएटर प्लस स्टोरी टेलिंग का मुझे एक कॉम्बिनेशन, एक अलग सा मुझे एक फ्यूजन दिखाना था, जो अभी तक किसी ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया था। शायद वही कारण था क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे स्टोरी टेलर्स हैं, लेकिन मैं बहुत कम समय में मुझे जो रिकॉग्निशन मिली, जो मुझे वैल्यू मिली, जो लोगों ने मुझे जाना, आई थिंक वो सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था जो कि हिट हो गई थी और लोगों को काफ़ी पसंद आ गया था कि ये बंदा कहानी कहता नहीं है, कहानी को निभाता है, कहानी को महसूस करता है, और फिर इसी के किरदार में वो इतना घुस जाता है कि लोगों को वो किरदार दिखते हैं। और इसके लिए मैं शायद फेमस हो गया। उसके बाद मैंने बहुत सारी कहानियाँ की। करीबन मैं पिछले 1-1.5 साल से, मैं अभी फ़िलहाल मुझे 2 साल हो गए हैं स्टोरी टेलिंग करते हुए। 2 साल के अंदर मैंने करीबन 22 से 24 कहानियाँ मैंने लिखी हैं, जो कि आपको सारे यूट्यूब्स में मिल जाएंगे। आप यूट्यूब में बहुत बढ़िया आने वाले भविष्य स्टोरी टेलिंग का है। जी बिल्कुल वसंत जी, थैंक यू सो मच आपने जो मुझे बताया। बिल्कुल सारी चीज़ों का एक अलग है, क्योंकि ये डिजिटल मीडियम जो है, देखिए पहले जो था हम ट्रेडिशनल वे में चलते थे। अभी क्या है कि अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि मैं एक ऐसी कंडीशन में, मैं एक ऐसे जनरेशन से बिलोंग करता हूँ जो कि दोनों साइड जिसने फेस किया है, जिसने PNT फ़ोन भी देखा है जब तार वाले फ़ोन हुआ करते थे, और जो आज के डेट में मोबाइल फ़ोन भी 4G 5G इस्तेमाल कर रहा है। और जो ट्रेडिशनल मतलब क्या बोलूँ, जो थिएटर भी कर चुका है, और जो आज के ज़माने में डिजिटल स्टोरी टेलिंग भी कर रहा है। आप लाइव परफॉर्म भी करते हैं क्या? बिल्कुल वसंत जी, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ अभी उसके बारे में। तो बस तो ये जर्नी मैंने देखी है, तो मुझे पता है कि वो डिजिटल मीडियम का और इंटरनेट का कितना बड़ा योगदान रहा है। तो जैसे जैसे मैं स्टोरी करने लगा, मेरे वीडियोस वायरल होते गए। आपको सारी मेरी कहानियाँ मिल जाएंगी यूट्यूब पर, स्वराज सिंह के नाम से। आप जब आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी मेरी। आप जाकर बिल्कुल देखिएगा उनको, और उनको आप मुझे बताइएगा कि आपकी फ़ीडबैक कैसी है, आपको कैसी लगी। तो वो सब मैंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे स्टेज शोज़ किए स्टोरी टेलिंग करने से। अब देखिए क्या होता है कि थिएटर में हमें कमाने का ज़्यादा ज़रिया नहीं मिलता है। थिएटर जो है वो हमेशा से त्याग मांगता है। ये मैंने अपने गुरुओं से सीखा था, ये मैंने सुना था कि थिएटर त्याग मांगता है। बहुत आपको डेडिकेशन की ज़रूरत होती है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें घुसना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। लेकिन फिनेंशियली जो है थिएटर उतना स्टेबल नहीं है, आज भी स्टेबल नहीं है। बहुत कम ऐसे बड़े ग्रुप हैं, जो नामचीन ग्रुप है, जो कि मुंबई में अगर मैं स्पेशली बात करूं, जो कि थिएटर से अपना घर चलाते हैं, जिनकी फैमिली चलती है। ये बहुत कम लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो कि एक्टर्स हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। वो बस वो स्ट्रगल करते हैं, उनकी जद्दोजहद लगी रहती है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने के लिए। और इसमें
बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी होती है, क्योंकि मैंने वो भी फ़ेज़ देखा है जब मैं थिएटर कर रहा था और मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे फ़ीस भरने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी थिएटर करता था क्योंकि थिएटर एक जुनून है। मैं समझता हूँ कि जो भी थिएटर करते हैं बस वो जुनूनियत के मतलब दीवाने होते हैं, जो इतना जुनून लेकर आते हैं ऐसा काम करने के लिए जिसमें शायद आपको नाम ना मिले, शायद आपको पहचान ना मिले, शायद आपको पैसा ना मिले। तो वो चीज़ तो है। लेकिन स्टोरी टेलिंग से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आप ऑनलाइन मीडियम में आप जाते हैं तो आपका जो व्यू है, जब आपकी जो ऑडियंस रीच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्टोरी टेलिंग से मुझे ये फ़ायदा हो गया क्योंकि मेरी वीडियोस हर जगह पॉपुलर हो गई, लोग मुझे अलग अलग शहर से जानने लगे, तो मुझे इन्विटेशंस आने लगे। स्पेशली मैं यूथ में फेमस हो गया। भूख स्पेशली जो मेरी कहानी थी वो तो इतने जगह तक पहुंच गई जिसने मुझे बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन दिया। उसको तिहाड़ जेल में दिखाया गया, बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं 18 साल से नीचे, जेल में उनको बैठाकर मेरी कहानी दिखाई गई, एक परिवर्तन लाने के इरादे से। कोई छोटी कहानी सुनाई, मैं खुद एक किस्सेकार हूँ, पर मैं बच्चों की कहानियाँ सुनता हूँ स्कूल में जाकर। बिल्कुल दिनेश जी, मैं कहानी भी सुनाऊंगा आगे जाकर, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा अपनी निजी ज़िंदगी की। तब तक थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, फिर मैं कहानी पे भी बढ़ूंगा। बिल्कुल। तो बस वो था, जैसे मैंने कहा कि भूख जो है वो तिहाड़ जेल में दिखाया गया और बच्चों ने वहाँ पे बहुत सराहा। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, जो कि कुछ गड़बड़ करके आए हैं, जिन्होंने कुछ कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से उनको जेल में डाला गया, जब उनको कहानी दिखाई गई वो भी रो पड़े, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। जिनमें से एक बच्चे ने मुझे लेटर लिखा था तिहाड़ जेल से, जो कि मेरे लिए पर्सनली बहुत फेवरेट है। ये होने के बाद में उसको एनआईटी जालंधर में दिखाया गया, जहाँ पर बहुत सारा खाना को मतलब फूड वेस्टेज पर कंट्रोल हुआ। कैंटीन के बाहर में बोर्ड लगा दिए गए। तो मेरा इन शॉर्ट इसका कहने का मतलब ये है कि मैं जो चाहता था एज अ यूथ कि मैं एक चेंज लाऊं, एक रिफॉर्म लाऊं आज के समाज में। अगर मैं एक कलाकार हूं तो मेरा बहुत बड़ा एक, आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी आर्टिस्ट टू ब्रिंग अ चेंज थ्रू देयर वर्क। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ एज अ स्टोरी टेलर, मैं वो चेंज ला पाया सोसाइटी में। जितने भी लोग मुझसे देखे, बहुत लोग मुझसे जुड़े, बहुत एनजीओज़ ने मुझसे कांटेक्ट किया। फिर मैं बहुत जगह गया एज अ गेस्ट बनकर। मैं लाइव स्टोरी टेलिंग शोज़ करने लगा। मैंने दिल्ली, रांची, जमशेदपुर, उसके बाद बेंगलोर, हैदराबाद, उसके बाद और कहाँ कहाँ मैंने बहुत सारे शोज़ किए, मुंबई में कितने। तो मैंने बहुत सारे, मैं शहर में जा के शोज़ करने लगा, मुझे इनविटेशंस आने लगे। मुझे एक प्रॉपर टीम थी जो मुझे मैनेज करने लगी। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेरी बहुत अच्छी हो गई क्योंकि मैं उससे पैसे कमाने लगा। अब उसमें दो चीज़ें हो गई मेरे लिए जो जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कहने। एक तो लोग सराहने लगे क्योंकि मैं ऐसे टॉपिक्स पे, मैं ऐसे मुद्दों पर लिखता हूँ जहाँ पर लोग बात नहीं करते। मैं हमेशा एज अ राइटर मेरी अब यही कोशिश रहती है कि मैं ऐसे मुद्दों पर बोलूँ जिस पर लोग कभी बात नहीं करते। तो मेरी कहानी आप जब भी देखोगे, इट इज़ ऑल अ वेरी सोशल रेलिवेंट टॉपिक्स, मैं उन पर बातें करता हूँ, उन पर लिखता हूँ। तो उसकी वजह से लोग मुझे पसंद करने लगे और इसकी वजह से मैं जब शो करने लगा तो मेरी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी आ गई। ऑफ कोर्स मैं आज भी जॉब करता हूँ, मैं कंपनी में काम भी करता हूँ। उसके अलावा क्योंकि मैं स्टोरी टेलिंग भी करता हूँ तो टचवुड, बस ऊपर वाले की रहमत कि अब थोड़ी सी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है मैं जहाँ भी शो करने के लिए जाता हूँ। और लोग अलग अलग चैनल्स के लिए, बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स भी हैं जिनके लिए मैं लिखता हूँ, जिनके लिए मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, उनके लिए वीडियो शूट करता हूँ, उसके लिए भी मुझे पैसे मिलते हैं। सो इट्स गुड। सो ओवरऑल इट्स गोइंग रियली गुड। वी आर फीलिंग प्राउड दैट वी हैव इनवाइटेड यू। थैंक यू सो मच गीतांजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा। और ऑफ कोर्स धर्मेंद्र सर, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं आप लोगों से आकर बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली थोड़ी सी मैं पानी पी लूँ, मेरा गला भी थोड़ा सूख रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन आ गया। वाचिक और आंगिक दो विधाओं का एक दो तैयार किया था। ओके, वसंत जी ने कुछ लिखा है। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन आ गया, वाचिक और आंगिक दो विधाओं में एक दो एक्टर्स को तैयार किया था। आपके इस स्तर से बहुत फ़ायदा होगा यूथ को। इसके
इसके ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बेसिकली, आपने बहुत अच्छा पॉइंट भी यहाँ पे हाईलाइट किया है वसंत जी। मैं बेसिकली, क्योंकि मुझे पता चला कि जब जब ऐसे मेरे ऐसे भी कितने सारे दोस्त हैं, कितने सारे कलाकार हैं, साथी कलाकार, जो कि वापस भी चले गए हैं मुंबई में, क्योंकि मुंबई में स्ट्रगल करना, और स्पेशली जब आप बड़े पर्दे की बात करते हो, जब आप फिल्मी जगत की बात करते हो, तो यहाँ पर 0.0001% जो लोग हैं जो बनते हैं। अब इसके पीछे एक तो होता है कि आपको सालों का अभ्यास, जो आप सालों से लगे पड़े हैं, जैसे कि हम नवाज़ सर को देखते हैं, जैसे हम इरफान सर को देखते हैं, जैसे हम पंकज त्रिपाठी सर को देखते हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं कि इनकी जो जर्नी है, इनका जो स्ट्रगल है, ये सालों का है, मतलब 20-20 साल, कोई 15 साल, 16 साल। लेकिन उससे पहले भी सर्वाइवल का जो बहुत बड़ा सा जो रेंज है, जो गैप है, इसको कवर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तैयार रहें। और इसीलिए मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री, जो मैं सोचता हूँ, ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एटलीस्ट अभी के जनरेशन में, क्योंकि चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, आपको एक चीज़ तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा ये हुआ है कि डिजिटल मीडियम के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अब पहुँच पा रहे हैं। बहुत आसान हो गया है हमारे लिए, क्योंकि इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है। छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गांव तक अब इंटरनेट सबके पास पहुंच गया है, जिनके पास नहीं भी था। जियो ने ये बिल्कुल देखा है कि लोगों तक इंटरनेट पहुंच जाए, लोगों के पास एक हाथ में स्मार्टफोन हो, और अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं। इसलिए अब आप देखिए कि मूवी से ज़्यादा जो है वेब सीरीज़ का प्रचलन आ चुका है। वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा अभी बूम पर है। छोटे छोटे एक्टर्स जो तरसते थे रिकॉग्निशन के लिए, और जो तरसते थे काम के लिए, अब उनको भी बहुत ज़्यादा काम मिल रहा है। मैं भी बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं भी उसमें से एक हूँ जिसको इस इंटरनेट के वजह से और इस चेंज इन द एंटायर, व्हाट यू कैन से, द वे वी हैव स्टार्टेड कंज्यूमिंग कंटेंट, जिस तरीके से हम कंटेंट को लेने लगे हैं, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है, और इसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल चेंज आया है। और वर्कशॉप इसके इसलिए बहुत ज़्यादा होने चाहिए, जैसे वसंत जी आपने कहा, मैं इसे बहुत ज़्यादा बिलीव भी करता हूँ। और इसी वजह से मैंने अपना एक स्कूल भी शुरुआत किया, जिसका नाम है स्कूल, जहाँ पे मैं सारे जितने भी अपकमिंग स्टोरी टेलर्स और एक्टर्स हैं, जो लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, जो मुंबई जैसे शहर में नहीं आ पाते हैं, मैं उनको सिखाने की कोशिश करता हूँ, और मैं सिखा रहा हूँ। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं बहुत लोगों को सिखा चुका हूँ, मैं सिखा भी रहा हूँ अभी भी। और थैंक यू रानू जी, थैंक यू आलोक जी, नीरज जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, और अब काफ़ी लोग हैं जो मुझसे जुड़ चुके हैं, जो बाहर कंट्री से भी हैं। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो दुबई से हैं, जो अबू धाबी से हैं, वहाँ से मुझसे सीखते हैं ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन से इससे बहुत फ़ायदा होता है। और वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग करने लगे हैं, लोग एक्टिंग में थोड़ी सी रुचि करते हैं, तो उसमें भी ये सब करते हैं। दूसरे लेखकों की कहानी पर भी काम किया है क्या? यदि हाँ तो बताइए, दोनों का क्या अलग अलग अनुभव है आपका? वसंत जी, बिल्कुल मैंने काम किया है, मैंने बहुत काम किया है दूसरे, क्योंकि मैं नाटक से जुड़ा हुआ था। तो मैंने विजय तेंदुलकर, रामधारी सिंह दिनकर की चीज़ें, मैंने कविताएं उनकी, उसके बाद मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं। ऐसे कितने सारे और भी लेखक हैं जिनकी कहानियों पर मैंने नाटक किया है। वो बिल्कुल अलग अनुभव था वसंत जी। मेरे हिसाब से वो थोड़ी सी चीज़ें मेरे लिए आसान थी। मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, तो वो मेरे लिए इसलिए आसान था क्योंकि मुझे एक बना बनाया स्क्रिप्ट दिया जाता था। एज एन एक्टर बस मेरा काम ये रहता था कि मैं अपने कैरेक्टर पे फोकस करूं, मैं अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर करूं कि वो कहना क्या चाहता है, वो कैसे बोलेगा, कैसे चलेगा, वो उसकी कहानी क्या रहेगी, और एक ओवरऑल मैं प्ले को समझता था कि कहानी क्या है, उस बेसिस पे मैं तैयार करता था। मुझे ये बिल्कुल नहीं सोचना था कि कहानी कैसी होगी, कहानी का शुरुआत क्या होगा, कहानी का मिड क्या होगा, कहानी का एंड क्या होगा। ये प्रॉब्लम तब आते हैं जब आप राइटिंग में भी घुसते हो। स्टोरी टेलिंग में आके सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको एक कहानी लिखनी है, स्पेशली जब आप फिक्शनल स्टोरी टेलिंग की बात करते हो, जहाँ पे मनगढ़ंत कहानी की जब आप जिक्र कर रहे हो, तो आपको कहानी पूरी बनानी है। आपको शुरुआत देखना है कि कहानी क्या है, आपको मिड देखना है कि कहानी कहाँ जा रही है, आपका ट्विस्ट क्या होगा, आपके प्लॉट्स क्या होंगे, आपके कैरेक्टर्स क्या होंगे, प्लस एक कहानी का एंड, कि जब कहानी ख़त्म होती है तो आपके दर्शक उससे क्या लेकर जाना चाहते हैं। तो ये बहुत चैलेंजिंग है। तो क्योंकि मैंने दोनों साइड पे सेल किया है, बस थिएटर के लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मतलब मेरा तो रोम रोम अर्पण है थिएटर को, वो इसलिए क्योंकि थिएटर की वजह से मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हो पाया।
मुझे पता है वक्त की कीमत क्या होती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिहर्सल करते थे, पंक्चुअल थे हम बिल्कुल टाइम पे कि हमें इतने समय पे आ जाना है, हमें काम करना है। थिएटर ने मुझे ये सिखाया, प्लस मैं किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ता था। उस पढ़ने से मुझे ये हुआ कि मेरे दिमाग में ऑलरेडी कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा बनते थे। जैसे मैं मुंशी प्रेमचंद जी की जब भी कहानियाँ पढ़ता हूँ, मैंने जितनी भी कहानियाँ पढ़ी है या की है, हमेशा गाँव, छोटे शहर, कस्बा, लोग, इनका बहुत ज़्यादा जिक्र होता था। तो मुझे वो कैरेक्टर्स मेरे दिमाग में दिखते थे, जो कि मैं स्टेज पर भी परफॉर्म करता था। और जब मैं स्टोरी टेलिंग में आया तो ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प की। मेरा इमेजिनेशन तब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, जहाँ पे मैं मनगढ़ंत कैरेक्टर्स और किरदार मैं खुद से गढ़ने लगा, मैं खुद से लिखने लगा। उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है थिएटर की वजह से। तो हाँ, तो बस ये था कि दोनों का बहुत अलग मज़ा है। स्टोरी टेलिंग में बस ये होता है कि आपको थिएटर में क्या होता है कि आपके पास एक पूरा स्टेज है, आपके पास एक पूरा टाइम है और आपको पूरा खेलने का मौका दिया जाता है, जहाँ पर आप पूरे स्टेज को इस्तेमाल करते हो। आपके को एक्टर्स होते हैं, सोलो अगर में हो तो आप अकेले हो, लेकिन आपके पास प्रॉप्स है, आप मूवमेंट इस्तेमाल कर सकते हो, आप बैठ सकते हो, आप उठ सकते हो, आप हंस सकते हो, रो सकते हो। स्टोरी टेलिंग में क्या होता है कि आपको बांध दिया जाता है, बस एक सामने में आपके माइक है, आपके या तो फिर कॉलर माइक लगा दिया जाता है और इतने फ्रेम में ही आपको पूरी कहानी बोल देनी है। अगर आपको किरदार बदलना है तो यहीं पे खड़े खड़े इसी पोजीशन में आपको किरदार बदलना है। ये बड़ा चैलेंजिंग है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन क्योंकि अगर आपके पास अगर थिएटर का अगर एक्सपीरियंस है तो फिर ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये बस है, मैं क्वेश्चंस भी थोड़ा पढ़ते जा रहा हूँ। नीरज ने लिखा, सर मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, क्या मुझे फोक पर काम करना चाहिए अगर आगे मुझे मुंबई जाना है तो? नीरज, बिल्कुल आपको फोक पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। मैं तो बेसिकली ये बिलीव करता हूँ कि फोक जो भी है, जो भी हमारे फोक बेसिकली हमें हमारी मिट्टी से हमें जुड़ाती है। सो whenever you learn any folk style, folk art form, folk music, वो आपको क्या करता है कि वो आपको एक अलग आपका पॉइंट ऑफ व्यू देता है आपको, कि आप और चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो कल को ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, अगर आप एमपी से बिलोंग करते हो, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, हर एक का फोक जो स्टाइल है, फोक ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, फोक आर्ट फॉर्म है, डांस है, म्यूज़िक है, एक्टिंग है, उनका एक अलग टच है। जब आप उसमें महारत हासिल कर लेते हो तो आपके पास एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कंटेंट है, एक ऑलरेडी आर्ट फॉर्म आपका एक ऑलरेडी तैयार है, जो आपको जिस दिन ज़रूरत पड़े, बस आपको सीधे आपके दिमाग में जाना है, वहाँ उस पिटारे में से आपको ये कैरेक्टर निकालना है, ये आर्ट फॉर्म डालना है और वहाँ पे चिपका देना है। तो ये बहुत काम करता है। तो इस पर प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा फोक पर। अब ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ के कमर्शियल चीज़ों पे ज़्यादा मत ध्यान दीजिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी ईजी। आई थिंक बेस को हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो फोक ये जो फोक जो है वो हमारा बेस है एक तरह से। मैं इसको बहुत बिलीव करता हूँ इस बात पर। आगे भी बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन पे। सोलो प्ले परफॉर्म करने और स्टोरी टेलिंग में दोनों में कुछ समानता है क्या? वसंत जी, सोलो प्ले परफॉर्म करने में और स्टोरी टेलिंग में दोनों में समानता है। मतलब अगर मैं आपको कहना चाहूँ वसंत जी, तो ये होता है कि एक ही फैमिली के दो अलग मेंबर्स हैं, जैसे भाई और बहन, बस इतनी ही फ़र्क है। मतलब आप समझ लीजिए कि भाई बहन दोनों एक ही परिवार के हैं, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत अंतर है। तो स्टोरी टेलिंग और सोलो परफॉर्मेंस में क्या होता है कि मैंने सोलो परफॉर्मेंस भी किया है, जहाँ पे मैंने एक प्ले में 12 कैरेक्टर 16 कैरेक्टर मैंने चेंज किया है। 1.5 घंटे का मैं प्ले अलग कर रहा हूँ। वो बहुत एक्सटेंसिव है, आपको मतलब 60 पेज 70 पेज का एक स्क्रिप्ट याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन उसमें फिर आपको क्या है कि आपको पूरी आज़ादी मिलती है कि आप इधर से उधर मूव कर सकते हो, आपको पोस्चर्स लेने पड़ते हैं, आपके पास पूरा मूवमेंट है कि आप बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, आप पूरे हाथ को इस्तेमाल करें, वेरिएशंस दें। लेकिन स्टोरी टेलिंग में क्या हो जाता है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि स्टोरी टेलिंग में आपको टाइम बाउंड कर दिया जाता है, आपको बांध दिया जाता है समय पे। तो आप 5 से 6 मिनट से ज़्यादा आप कहानी नहीं कह सकते। अगर आप कहोगे कहानी तो लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बहुत इनक्विजिटिव है। इनक्विजिटिव का मतलब है कि उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, वक्त नहीं है। 5 सेकंड में एक इंसान डिसाइड कर लेता है कि वो आपके वीडियो को देखेगा या फिर राइट या लेफ्ट स्वाइप कर देगा। बस इतनी इनक्विजिटिव हो चुकी है हमारी आज की जनरेशन, और मैं इसी जनरेशन से बिलोंग करता हूँ। इवन मैं भी जब भी कोई भी प्ले देखता हूँ, मैं भी कोई भी वीडियोस देखता हूँ, मैं 5 सेकंड 6 सेकंड में मैं समझ में मुझे आ जाता है कि कैसा होने वाला, उसके बाद मैं हटा देता हूँ। तो इस 5 मिनट में आपको लोगों को बांध देना है कि वो आपके कंटेंट से बंध जाए, आपकी कहानी से बंध जाए। तो ये बहुत चैलेंजिंग काम है।
थिएटर में क्या होता है, प्ले में क्या होता है, जब आपको रंगमंच में आके लोग देख रहे हैं तो वो 2 घंटे के लिए बैठे हैं, 1 घंटे के लिए बैठे हैं, ऑडियंस कहीं नहीं जाने वाली। 1-2 जाएंगे, 1-2 डिस्ट्रैक्ट होंगे जो मोबाइल देखेंगे, लेकिन बाकी 80% ऑडियंस आपको देख रही है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन में क्या है कि आपकी वीडियो ऐसी पार कर दी जाएंगी, आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, आपको लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो जितने देर आप परफॉर्म कर रहे हो उतने देर में आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि लोग आपसे चिपक जाए, आपकी आंखों में, मतलब उनकी आंखों में आप बस जाओ, और जब वो पसंद करने लगेंगे आपको, फिर आपकी चीज़ें हिट हो जाएंगी। बस इसका बस एक छोटा सा यही डिफरेंस है। मैं आगे के भी क्वेश्चंस लेता हूँ ताकि बाकी सबका भी। मेरी 18 बच्चों की कहानियाँ यूट्यूब पर है, बच्चों की रोज़ एक कहानी। दिनेश दीक्षित जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल पढ़ूंगा। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बताया। मैं बिल्कुल इस चीज़ को देखना चाहूँगा, मैं देखूँगा। वसंत जी आप और लिख रहे हैं कि कैरेक्टर चेंज ओवर आप वॉइस मॉड्यूलेशन से करते हैं जो सही में रचनात्मक है। बिल्कुल। और ये जो एक्सपीरियंस है, ये हमें एक्सपीरियंस ऑफकोर्स थिएटर से ही आता है। तो सारी चीज़ें देखिए, वही मैं बोल रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग जो है ये एक नया आर्ट, ये कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म है। ये बहुत एक आज की जनरेशन की चीज़ें हैं जो आज आई हैं। ये पहले से चलती आ रही हैं। दास्तान को हम पहले कहते थे, लेकिन हमें कोई सोशल मीडियम नहीं मिला था जहाँ पे हम एक इंटरनेट पे जाके लोगों के सामने परफॉर्म करें और लोग हमें देख सकें। ये अब जाके चेंज हुई हैं, ये अब जाके आई हैं। और इसके वजह से क्या है कि अब इसी में वही है कि अगर हमें पूरी चीज़ें आती हैं, अगर हमें थिएटर में हमने किया है, हमें कमांड है कि हम कैरेक्टर्स कैसे बदलते हैं, हम वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे बदलते हैं, हम फट से स्टोरी टेलिंग में उसको यूज़ कर लेते हैं। इसीलिए मैं जब भी लोगों को सिखाता हूँ, और हम थिएटर में क्या करते थे कि हम थिएटर में हमेशा 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम बोलते हैं लोगों को कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आपको अपने आसपास के किरदार, घूमते हुए लोग, अपने फैमिली मेम्बर्स, आपको इन लोगों को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जितने भी किरदार है वो यहीं से निकल कर आते हैं। और स्टोरी टेलिंग में भी मैं यही सिखाता हूँ कि आपको अपने आसपास से, अपने अड़ोस पड़ोस से आपको वाकिफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो भी कैरेक्टर्स आएंगे वो यहीं से निकल कर आएंगे। फिर हम दूसरी बातें करते हैं इमेजिनेशन की, कि इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इमेजिनेशन के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से हमारी सोच का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम जब भी किसी मूवी को देखते हैं तो हमारा क्या होता है, मैं एक चीज़ और लोगों को से बताना चाहूँगा कि हमारी जो विजुअल पावर है, हमारी जो देखने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है सोचने की क्षमता से। इसलिए द मोमेंट वी सी एन ए पिक्चर, हम किसी मूवी को देखते हैं, उसके दिमाग में हम उसकी छवि हमारे दिमाग में छप जाती है। इसीलिए मैं आज आपको जब भी बोलूं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि जैसे पान सिंह तोमर, जैसे ही मैं बोलता हूं पान सिंह तोमर, आपके दिमाग में इरफान खान साहब आ जाते हैं। वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमने उनको देखा है। लेकिन अगर मूवी देखने से पहले अगर आपने किताबें पढ़ी होती तो आपके दिमाग में एक अलग पान सिंह तोमर आते हैं, जो कि एक अलग होते, जिनका एक अलग कदकाठी होती, जिनका लुक अलग होता, जिनकी मूछें अलग होती, जिनका बोलने का तरीका अलग होता, राइट। क्योंकि अब हमने देख लिया, अब हम किताब पढ़ेंगे तो हर बार मुझे इरफान खान नज़र आएंगे। और इसी वजह से मैं बहुत लोगों को एम्फसाइज़ करता हूँ, मैं अपने एज ग्रुप को, मैं जितने बड़े भी लोग हैं जिनको मैं सिखाता हूँ, मैं उनको ये बोलता हूँ कि किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूवी देखने से पहले अगर उसकी किताब है, अगर एग्जिस्ट करती है तो पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो बस ये है। जगजीत जी आपने लिखा, वेरी इंटरेस्टिंग नरेशन फॉर द थिएटर आर्टिस्ट, अ नाइस सक्सेस स्टोरी फॉर थिएटर आर्टिस्ट टर्निंग। थैंक यू सो मच जगजीत जी, रियली अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा एक चेंज है, तो मैं एक्चुअली मेरा मंच को ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ढूंढ निकाला, ताकि मैं आके चीज़ें बता सकूँ कि कैसे चेंजेस आए हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है बताने में। मुक्ता, आप स्टोरी टेलिंग करके बता दे तो ठीक से समझ आएगा। मुक्ता जी आपको स्टोरी टेलिंग में सुना दूँ? अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, अब ताकि लोग जो जुड़ रहे हैं, बहुत देर से मैं बातें भी कर ली है, तो अभी आपको सुना भी देता हूँ। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ आज, जो आपको मज़ा आएगा। ये कहानी है मेरी ज़िंदगी की, मेरी निजी ज़िंदगी की कहानी है। सो दिस इज़ कॉल्ड अ नॉन फिक्शनल स्टोरी टेलिंग। ये मेरी निजी ज़िंदगी की कहानी है, और इसको एंजॉय कीजिएगा और आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं जमशेदपुर झारखंड का रहने वाला हूँ, जो कि पहले बिहार से था, और बिहार के लोगों का क्या है कि इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको डिक्शन का, अल्फाज का, जो तलफ़ुज़ की बहुत प्रॉब्लम होती है, और इससे मैं भी गुज़रा हूँ। इंग्लिश का मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ करता था पहले, अब टचवुड नहीं है। तो ये कहानी वहीं से निकल कर आई है।
जिसको बहुत सराहा बिहार झारखंड के लोगों ने। बड़े बड़े चैनल्स ने मुझे कवर किया था इसके लिए और काफ़ी फेमस हुआ था, मुझे काफ़ी इसके लिए सराहा गया था। तो एक कहानी सुनाता हूँ, आपके समक्ष पेश है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत पसंद आएगा। नमस्ते जी, हम बिहार से हैं और हम एक बिहारी हैं, इसलिए हमें लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। मैथ्स में स्ट्रांग है पर इंग्लिश हमारी थोड़ी वीक है। गुटखा तंबाकू नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभार दोस्तों के साथ एक दो पैक टिका लेते हैं। माँ पापा से बहुत प्यार करते हैं और घर में इकलौते हैं। पापा हमेशा से चाहते थे कि हम आईएएस या आईपीएस बने और माँ चाहती थी कि हम आईटी निकालें, पर हम दोनों में से कुछ नहीं बन पाए, कहे कि हमको बनना था एक्टर। घर में सब पढ़े लिखे थे, इसलिए हमको पढ़ना ज़रूरी था। इसीलिए हम इंजीनियरिंग तो नहीं लेकिन एमबीए ज़रूर कर लिए। 12 के बाद जब हम बैंगलोर गए पढ़ने के लिए तो वो एक चीज़ समझ में आ गई कि चाहे आप गोरे हो या काले, चाहे आप अमीर हो या गरीब, चाहे आप लिट्टी चोखा खाते हो या पास्ता, भाई साहब अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अनपढ़ हैं। जी, ठीक सुन रहे हैं आप लोग। वो तो भला हो हमारे माँ पापा का जिन्होंने हमें इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया, इसलिए इंग्लिश हमें समझ में तो सब आता था पर बोलने में थोड़ा फंसते थे। और जब बोलते थे तो टोन हमारा बिल्कुल अलग निकलता था, जैसे अभी निकल रहा है। हमें याद है कि जब हम बीसीए कर रहे थे तो शुरुआती दिनों में हमारे सीनियर्स ने हमारी खूब जमकर रैगिंग की। जब उन्हें पता चला कि हम बिहार से हैं तो ऐसा बर्ताव करने लगे जैसे हम दूसरे देश से आए हों। हमें भैया कहकर चिढ़ाते थे, पूरा इंट्रोडक्शन हमसे इंग्लिश में बुलवाते थे, एक भी शब्द अगर हिंदी का था तो दोबारा बुलवाते थे। ये कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन हमारी इंग्लिश वैसी की वैसी। काहे कि हम सीखते भी तो किससे सीखते, वहाँ के लोगों की इंग्लिश तो खुद ही अजीब थी। ए को ये कहते थे और एफ को यफ। अब आप बताइए हमें कौन सिखाता। 3 साल के बाद जब हमने एमबीए में एडमिशन लिया तो हमारे पर्सनल इंटरव्यू के दौरान हमारे प्रोफेसर ने हमसे खूब सारी बातें की। जब उन्हें पता चला कि हम बिहार से हैं तो कहने लगे, ओह दैट्स व्हाई योर मार्क्स इज गुड, बट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर कम्युनिकेशन, बिकॉज इफ यू गो फॉर मार्केटिंग योर इंग्लिश हैज टू बी वेरी स्ट्रांग अपा। खैर, उनकी बातों में समस्या तो समझ आ रहा था पर समाधान नहीं। खैर, फाइनल सेमेस्टर में हमें चिंता इस बात की होने लगी कि कैंपस इंटरव्यू के लिए कंपनी आएगी तो हम इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे। हमें याद है कि जब पहली कंपनी आई थी और हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर हो गया था तो हमें खुशी भी हो रही थी और घबराहट भी, काहे कि इसके बाद पर्सनल इंटरव्यू था। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने हमसे कहा, सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये सुनते ही हम सुन पड़ गए, मानो काटो तो खून नहीं, पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया झन। फिर भी हमने अपने आप को संभालते हुए कहा कि सर माय नेम इज स्वराज सिंह एंड आई एम सर फ्रॉम बिहार। सर आई गेट 82% इन 10th, 74% इन 12th, और सर बीसीए में डिस्टिंक्शन है। इंटरव्यूअर को चेहरे को देखकर हम समझ गए थे कि बेटा सब कबाड़ हो गया है। अच्छा, ऐसे समय में ना आपके दिमाग में पूरी पिक्चर चलने लगती है जहां आपको आपके माँ पापा घर वाले सब नजर आएंगे। खास करके आपके अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदार तो डायलॉग बोलते नजर आते हैं कि बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम वापस आ जाओ। लेकिन हम तो ठहरे जिद्दी, ऐसे कैसे हार मान जाते। हमें याद है कि उस रूम से निकलते वक्त उस इंटरव्यूअर ने हमसे एक बात कही थी, देखो मैं भी बिहार से हूँ और मार्केटिंग के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अच्छे से मेहनत करो, तुम अपने इंग्लिश पर ध्यान दो और मुझे पता है कि तुम कर लोगे। उस दिन उस इंटरव्यूअर ने हमारी आंखें खोल दी थी। घर आकर हम किसी से बात नहीं किए, रात भर रोते रहे, बड़ा लूजर टाइप फील कर रहे थे हम उस दिन। हमारे ईगो को ठेस पहुंच गया था। लेकिन हमें हमारी पापा की एक बात हमेशा याद रहती थी कि कभी हारना मत। और हमने सोच लिया कि किसी भी तरीके से अपने इस इंग्लिश को सुधार कर रहेंगे और अपने इस डिक्शन को ठीक करके रहेंगे। 20 दिनों के बाद एक इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी आने वाली थी मार्केटिंग ब्रांच के लिए और हमें किसी भी तरीके से इस इंटरव्यू को क्रैक करना था और खुद को प्रूफ करना था। इसीलिए हम 20 दिन लगातार जोर जोर से बोलकर इंग्लिश किताब पढ़ने लगे, सबसे इंग्लिश में बतियाने लगे। यहाँ तक कि हमारे घर में जो खाना बनाने आते थे कुबेर भाई, उनसे भी
आधा से ज़्यादा बात तो कुबेर भाई के लिए बाउंसर होता था। कुबेर भाई बेचारे गुजराती आदमी थे, कभी कभी हमसे चिड़चिड़ा जाते और कहते, ए भाई या तो तू बात करना छोड़ी दे, नहीं तो तू हिंदी में बात कर, जो जो तेरी इंग्लिश है ना उन्हें दिमाग की ना माँ बहन कर रखी है। खैर बेचारे कुबेर भाई। खैर कुछ दिनों के बाद जब वो कंपनी आई तो पूरे बैच में हम इकलौते थे जिसका सिलेक्शन हुआ। जी, हमारी वो पहली कंपनी थी। कहानी दोस्तों जो भी सुन रहे हैं मुझे यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मज़ा तो तब आया जब हम एक्टर बनने के लिए मुंबई पहुँचे। यहाँ आए तो पता चला कि आपको इंग्लिश ही नहीं पूरी यो वाली हाईफाई इंग्लिश आनी चाहिए, काहे कि यहाँ का रिक्शा वाला भी आपसे इंग्लिश में बतियाता है। जब जब एक्टिंग स्कूल ज्वाइन किए तब पता चला कि स्वराज सिंह आपकी इंग्लिश ही नहीं, आपकी हिंदी भी गुल है। गुल नहीं, 0/लुल है। काहे कि हम स को श बोलते थे और श को स। फिर नहीं, फिर होता है फिर, और फूल नहीं फूल, फ से फूल। जी, भला हो हमारी डिक्शन मैडम का जिन्होंने हमें ये सब बताया। खैर ये बात सच है कि न जाने ऐसे कितने टैलेंटेड एक्टर्स आर्टिस्ट हैं जो मेरी तरह इन छोटे राज्य से आते हैं जैसे बिहार, झारखंड, यूपी, और इस डिक्शन और इंग्लिश की वजह से हिम्मत हार कर वापस चले जाते हैं। लेकिन हमने हार नहीं मानी दोस्तों, मैंने हार नहीं मानी। मैंने जी तोड़ मेहनत की, अपने इंग्लिश को भी सुधारा और अपने डिक्शन पर भी काम किया। और आज जो भी सुन रहे हैं, मुझे आज करीबन मुंबई में 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं, जहाँ मेरी डिक्शन भी काफ़ी अच्छी हो गई है। मेरे उर्दू के अल्फाज भी बहुत साफ़ निकलते हैं। मैं उर्दू भी सीख रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस I work in a multinational company as a marketing manager. So apart from being a storyteller and an actor, I also work. I work full time. I work as a marketing manager in a multinational company wherein I give presentation to the founders of the company and to the board of directors. And apart from this, I've been doing theaters, as I said earlier, from the past 6 years, wherein I have done multiple plays in multiple languages. So now I can speak 4 to 5 different languages fluently. So viewers, whoever is watching me right now, after having proved myself, I just realized one thing, that we don't have to feel bad or sad for anything, because criticism will always be a part of your life, no matter how rich or poor you are, no matter how ugly or beautiful you look. And we don't have to feel bad or sad, because in the end we all are born as a human and not as a Punjabi, Bengali, Marathi or Gujarati. It's we who create the difference. इसलिए इरादे मजबूत रखिए और बस मेहनत करते रहिए टनाटन। शुक्रिया। तो दोस्तों ये कहानी थी, ये मैं ऐसी परफॉर्म करता हूँ। ये बेसिकली कहानी है इंग्लिश जो कि मेरी निजी ज़िंदगी से जुड़ी है। अगर आपको पसंद आई है तो बिल्कुल लिखिएगा। थैंक यू। बेहतरीन प्रदर्शन। हम इंग्लिश का इंटरव्यू नहीं दीजिए, आप जैसे हैं मस्त हैं। थैंक यू सो मच। तो बस ये छोटी सी कहानी थी। ऊपर में भी कुछ लोगों ने किया, कुछ लिखा था। मैं थोड़ी सी ऊपर, दिनेश ने किस्सा गोही में प्रस्तुति का भी अनुभव ज़रूर है। सबकी प्रकृति, जंगलों की, जानवरों, मुख पत्थरों की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। परसाई जी की रचनाओं को लेकर कहत परसाई शुरू किया है यूट्यूब पर। जिज्ञासा सोसाइटी में मिलेंगे कभी परसाई। बिल्कुल, मैंने पढ़ा है परसाई जी की, बहुत अच्छा है उनका। शुरू किया कभी परसाई जयंती से ही शुरू किया है, वो भी स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में। बिल्कुल, मैं बिल्कुल देखूंगा। थैंक यू सो मच जो भी लिख रहे हैं मुझे। दिनेश जी थैंक यू सो मच। जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को पसंद आया। लाजवाब। रामचंद्र गुप्त जी थैंक यू सो मच। तो ये बस एक छोटी सी कहानी है। ऐसे आपको बहुत सारी कहानी मेरी यूट्यूब में मिलेंगी जो कि कुछ निजी ज़िंदगी से आधारित है, कुछ ये है जो मैंने फिक्शनल लिखी है। बस ये एक फॉर्मेट था जो मैंने आपको बता दिया। तो आपने देखा कि अगर मैंने कैरेक्टर भी बदला है तो मैं यहीं पर बदले बदले मैं राइट लेफ्ट देख के मैं कैरेक्टर बदल रहा हूँ, मैं आवाज़ चेंज कर रहा हूँ, मैं चश्मे से खेल रहा हूँ। बहुत बढ़िया स्वराज, आपने स्वयं की मेहनत का मुकाम हासिल किया है। थैंक यू सो मच मेरा मंच। थैंक्स अ लॉट। तो ये बिल्कुल बस वही छोटा सा एक फॉर्मेट है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं बस ऐसे ही इधर उधर देख के कैरेक्टर बदल देता हूँ। तो स्टोरी टेलिंग में बस यही होता है कि हमें एक छोटे से फ्रेम पर हमें बांध दिया जाता है और इसमें ही आपको खेलना है। तो आपको इसमें ही वॉइस मॉड्यूलेट करना है, इसीलिए आपके शब्दों पर, आपके आवाज़ पर आपको बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए। और जितने वेरिएशंस हैं, जितने ज़्यादा आप कैरेक्टर्स कर पाओगे, जितने ज़्यादा वॉइस को मॉड्यूलेट कर पाओगे, वो आपके लिए बहुत कमाल का साबित होगा।
और थिएटर में हमें स्पेस दिया जाता है, बस ये उसी से बिल्कुल अलग है। प्रभावी व्यक्तित्व, थैंक यू सो मच प्रशांत जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। अशोक जी, बेहतरीन कहानी की प्रस्तुति, गजब, थैंक यू सो मच, वंडरफुल, थैंक यू। बालकार सिद्धू जी, बहुत बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग काफ़ी बड़े हैं मुझसे उम्र में, और आप लोगों का आशीर्वाद बस ऐसे ही बनाए रखिएगा, क्योंकि हम छोटे जो भी कलाकार हैं, हम जो भी यंग जनरेशन के लोग हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे ऐसा प्यार, आपसे ऐसी आशीर्वाद मिलती है, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े हैं एज में, उम्र में, तजुर्बे में, एक्सपीरियंस में। आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मुझसे ज़्यादा सीख चुके हैं। बस मेरा ये है, क्योंकि मेरा बस मकसद ये था, क्योंकि अब चीज़ें में चेंज आ रहा है, बस एक जनरेशन ऐसी है जो चीज़ें, नई चीज़ें रिफॉर्म हुई हैं। और फिर मुझे लगता है कि कुछ भी चीज़, नई चीज़ सीखने में उसका कोई उम्र नहीं होता। मैं क्योंकि इसका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल मेरी माँ है, कि आज से ठीक 1 साल 2 साल पहले उनको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता था, वो स्मार्टफ़ोन नहीं यूज़ कर पाती थी कि कैसे होता है, कैसे चलता है। और अचानक से मैंने एक दिन उनको ख़रीद के दे दिया एक स्मार्ट मोबाइल, और बोला कि आप यूज़ करो, आपका दिन अच्छा जाएगा, आप इसमें व्यस्त रहोगे, और चलाओ, देखो। और आज के डेट में 2 साल के बाद में ऐसा है कि मेरी माँ मुझे अपडेट्स बताती है कि व्हाट्सएप में ये अपडेट आया है, स्टोरी ऐसे डालते हैं, अटैचमेंट ऐसे ऐड करते हैं। तो बस वो है कि आप लोग मुझसे ज़्यादा, उनको क्योंकि मुझसे ज़्यादा तजुर्बा है, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा तजुर्बा है, तो आप लोग तुरंत ये चीज़ को पकड़ लेते हैं। तो बस यही है कि एक नया एक फॉर्मेट है, और जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी यंग जनरेशन है, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, इंटरनेट की 2 चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को बता दूँ। आपने मेहनत की है, जो दिख रहा है, नस पकड़ी है जो आपने पकड़ी है, सही पकड़े। थैंक यू सो मच दिनेश जी, शुक्रिया। मैं बस यही बोलना चाहूँगा, जो भी यंगस्टर्स है, जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो मेरी उम्र के हैं, हम उम्र हैं, जो मुझसे छोटे हैं, मैं आप लोगों को तो बस एक ही सलाह दूंगा कि शॉर्टकट्स में मत जाना। आज की जो भी जनरेशन है, जो भी बुज़ुर्ग लोग हैं, जो कि मुझसे बड़े हैं, सीनियर्स, जो पहले से देख के आए हैं, उनको पता है कि रंगमंच का एक अलग ही क्रेज़ है, वो पागलपन है, उसमें बहुत तपना पड़ता है, बहुत अपने आप को झोंकना पड़ता है। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने उतना उस पर मैंने मेहनत की है, मैं उतना तपा हूँ, इसलिए जो भी आज 2% भी कर पा रहा हूँ, अच्छा, वो उसी की देन है। तो आज क्योंकि जनरेशन चेंज हो चुका है, स्टोरी टेलिंग का ज़माना आ गया है, डिजिटल मीडियम आ गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मेहनत में कोई कमी होनी चाहिए, मेहनत पर बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। उस पर बहुत ज़्यादा, उस पर मेहनत करना पड़ेगा, उस पर बहुत ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट का अगर ये ब्लिस भी है, तो इसका एक ड्रॉबैक भी है ना। ड्रॉबैक ये है कि इसकी लाइफ स्टाइल बहुत कम होती है। आपको लोग अगर एक वीडियो से अगर आपको सर पर चढ़ाएंगे, तो अगले वीडियो में आपको सर से उतार भी देंगे। तो हर बार उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना, ये बहुत बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। बहुत जद्दोजहद इसमें लगती है, बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि मैंने पर्सनली ये चीज़ फ़ील किया है। बहुत बार ऐसे आता है, और किस चीज़ से लोग कब कब रिलेट कर जाएं, इसका इक्वेशन कोई नहीं समझ पाया है। बहुत मुश्किल है इस चीज़ को समझना कि कौन सी चीज़ लोगों को पसंद आ जाएगी, कौन सी चीज़ हिट हो जाएगी आपकी, कौन सी चीज़ फ्लॉप हो जाएगी। हमारे हमारे जो हमारी काबिलियत में, हमारे हक में जो चीज़ें, बस वो एक चीज़ है जो मैं बिलीव करता हूँ एज अ राइटर, एज एन एक्टर, एज अ स्टोरी टेलर, कि हमें नियंत्रण पूरी ज़िंदगी, जब तक हम जिंदा है, अगर हम एक्टर बनना चाहते हैं, हम स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं, हम बस एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हम नियंत्रण इसी तरीके से डेडिकेटेडली मेहनत कर सकते हैं। हमें लगातार संघर्ष करना है, हमें ऐसे ही मेहनत करते रहनी है, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी सोच के कि रिज़ल्ट क्या होगा। क्योंकि जब हम रिज़ल्ट की सोचने लगेंगे, तो हमारा इनपुट कम हो जाएगा। मैं ऐसे पर्सनली फ़ील करता हूँ कि फिर वो आपका डेडिकेशन लेवल, आपका वो इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा। तो बस मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, हर बार आपको अपना 100% देना है, और पता नहीं कौन सी चीज़ कब क्लिक करेगी, यू नेवर नो। मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि स्टोरी टेलिंग में मेरी पहली वीडियो क्लिक कर गई, लेकिन ऑफ कोर्स ये था कि उससे पहले मैंने थोड़ा सा मेहनत किया था, तो बस वही है, और कुछ नहीं। और थोड़ा सा क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो मैं देख लेता हूँ। मैं आपका हम उम्र हूँ, बिल्कुल, थैंक यू प्रशांत, मुझे अच्छा लगा। यंग जनरेशन जो स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? मैंने आई थिंक इसका आंसर दे दिया है। अगर इस पर आपको कुछ भी और सवाल होंगे तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक स्टोरी टेलिंग करने के लिए कितने दिन की मेहनत लगती है, इसका भी मैंने आंसर दे दिया। मुझे लगता है कि आप समझ गई होंगी अभी आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। यूथ को नई राह दिखाई, बस मेहनत करे, इसमें आप पढ़िए और बढ़िए, लिखिए और करिए, पर मेहनत पूरी करो, बहुत बड़ी दुनिया है आगे, बस श्रोताओं की भावनाओं, पसंद को ध्यान रखें।
बिल्कुल। हेलो सर, मेरे दिमाग में बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, लेकिन मैं जैसे ही लिखने को आता हूँ लिख नहीं पाता हूँ। उसका कुछ बता सकते हैं प्लीज़? ज़रूर बताएं सर। हाउ टू कनेक्ट विद द माइंडसेट ऑफ द कैरेक्टर। ओके, सो रमन, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आपके दिमाग में जो भी आती हैं, ये बहुत बहुत वैलिड क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत सारे स्टोरी टेलर्स और राइटर्स पूछते हैं कि दिमाग में बहुत सारे थॉट्स बनते हैं लेकिन मैं उसको लिख नहीं पाता हूँ। तो जैसे ही आपके थॉट बनते हैं, उसको उसी वक्त, क्योंकि ये बहुत मोमेंटरली होते हैं, 1 सेकंड में आएंगे और 1 सेकंड में दिमाग से आपके चले जाएंगे, उसी वक्त अपने आप फ़ोन के नोट्स में लिख लें। आपके अगर सामने लैपटॉप है, लैपटॉप में टाइप कर लें। आपके सामने पेन पेपर है, आप उसमें लिख लें, लेकिन लिख लें, क्योंकि अगले मोमेंट में आप उसको भूल जाएंगे, इस बात का कंफर्म है। तो आप तुरंत लिख लिया करिए। ये तरीका, एक तो तरीका ये है। दूसरी बात, जब आप किसी कहानी को लिखने की सोचते हैं, जब आप किसी पोइट्री को लिखने की कोशिश करते हैं, आपका सोच जहाँ तक जाता है वहाँ तक जाने दीजिए। लिखिए, बस लिखिए, लिखते रहिए तब तक जब तक आपका हाथ, आपका दिमाग ना थक जाए। और जब थक जाएगा, उसके बाद आप एक स्ट्रिक्ट एडिटर बन जाइए। एडिटर, हमें क्रिटिक बहुत अच्छा बनना है क्योंकि हम अपने आप को जानते हैं, तो बहुत स्ट्रिक्ट एडिटर बनने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम अपनी खुद की चीज़ों को पढ़ेंगे और फिर हम जज करेंगे क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत है। जो हमें पसंद नहीं आएगा, जो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम उसको एडिट कर देंगे, हम उसको उड़ा देंगे। और ऐसी एडिट कर करके एक कंसाइज स्टोरी तैयार होती है। इसीलिए अपने सोच को कभी बांधिएगा मत। ऐसी मैंने कितनी सारी कहानियाँ लिखी हैं जो 5 मिनट में तैयार हो गई है। फर्स्ट ड्राफ्ट में कहानी रेडी है, जो मैंने परफॉर्म किया और लोगों को बहुत पसंद आ गया। और ऐसी कितनी कहानियाँ हैं जिसको मुझे 10 ड्राफ्ट लग गए हैं, 10 बार मैंने उसको लिखा है, फिर भी कहानी तैयार नहीं हुई है, जो आज भी लटकी हुई है या फिर शायद 11वें 12वें बार में तैयार हो गई है। बस ये है कि अपने सोच के दायरे को कम मत करिएगा, बस लिख डालिएगा। ये सबसे बड़ा उसका सोल्यूशन है। और सर, हाउ टू कनेक्ट विद द माइंडसेट ऑफ द कैरेक्टर। माइंडसेट ऑफ द कैरेक्टर में जाने के लिए आपको उस कैरेक्टर को सोचना पड़ेगा कि आपका कैरेक्टर क्या है, वो क्यों है। तो जो भी 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से मैं समझता हूँ, विच इज़ 4 W's and 1 H, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। ये अगर 5 का सवाल आपका कैरेक्टर दे देगा, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर और हाउ, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तब आप उसकी सोचने की शक्ति को समझ पाओगे कि वो आपका कैरेक्टर क्यों बोलता है, कहाँ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कब बोल रहा है और क्या बोल रहा है। तो ये सारे जो W है और एक H है, ये अगर क्वेश्चंस का आपने आंसर कर दिया तो आप उसके माइंडसेट से कनेक्ट कर सकते हो। तो जब भी किसी किरदार को लिखो, जब भी कैरेक्टर को लिखो, तो ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से करना, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है अमन, मुझे लगता है कि मैंने आपको आपके आंसर दे दिया। एक खतरा है लोग मिमिक्री में ना फंस जाएं। वसंत जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। ऐसे मैंने आई एम राइटिंग द स्टोरी, द माइंडसेट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ माई स्टोरी शेकन्स मी। ओके, क्या आप बचपन में मिमिक्री करते थे? नहीं, मैं मिमिक्री कभी नहीं करता था। ये मिमिक्री वसंत जी ने जैसे कहा, और मेरा मंच जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मिमिक्री कुछ नहीं है। मिमिक्री इज़ जस्ट अ प्योर फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन। हर इंसान के अंदर वोकल कॉर्ड्स हैं, और आपको ये भी मैं बता दूं कि सर से लेकर पेट तक हमारे हर जगह में एक एक पॉइंट्स है। सर है, नाक है, मुंह है, गला है, चेस्ट है और पेट है। ये सारे पॉइंट्स है जहाँ से हम बात कर सकते हैं, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, और जिस पॉइंट पे आप रुकते हैं वहाँ से कैरेक्टर बन सकता है। ठीक है, तो मिमिक्री में हम कुछ नहीं करते। मिमिक्री में हम बस ध्यान से सुनते हैं कि वो टेक्सचर उसके वॉइस का कहाँ है, वो कहाँ से बोल रहा है, वो गले से बोल रहा है, वो पेट से बोल रहा है, वो नाक से बोल रहा है, और हर कैरेक्टर का आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर इसका छोटा सा एग्जांपल दूँ, मैं कभी मिमिक्री करता नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। तो जैसे अगर आप परेश रावल सर को देखें, अगर उन्होंने जो काम किया है फिर हेरा फेरी में, वो जो मराठी कैरेक्टर का काम किया, उसमें वो आवाज़ को दबाते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा था कि उन्होंने कैसे बोला होगा। तो मैंने एक नाटक किया था विजय तेंदुलकर जी का सखाराम बाइंडर, जो कि बड़ा फेमस नाटक है। मैंने उसमें उनका ही एक्सेंट पकड़ा, उनके तरीक़ों को मैंने कैप्चर कर लिया एज एन एक्टर, और मैंने उसको परफॉर्म कर लिया। तो उसमें आवाज़ को, रे राजू कैसे रे तुम, फोड़ साले खोपड़ी फोड़ साले का, तो ये आवाज़ दबा रहा है। देखिए मैं आवाज़ दबा रहा हूँ। भाई जब फरहान अख्तर बात करते, अरे हेलो मैं फरहान अख्तर आप सबके सामने, तो वो आवाज़ दबा रहा है।
तो हम जब इन सब चीज़ों को देखने लगते हैं, हमें मिमिक्री आते समय मिमिक नहीं करना है, बट लेकिन हम इससे एक अपना कैरेक्टर बना सकते हैं। तो मैं जब भी स्टोरी टेलिंग में करता हूँ, मैं अलग अलग आवाज़ निकालता हूँ, मैं अलग अलग वोकल कॉर्ड्स पकड़ता हूँ कि ये कहाँ से बोल रहा है, ये नाक से बोल रहा है, ये पेट से बोल रहा है, ये मुँह से बोल रहा है, और फिर वहाँ से कैरेक्टर निकल के आ जाती है। बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा बात करना। स्टानिस्लावस्की मेथड, यस ऑफ कोर्स, स्टानिस्लावस्की का बिल्कुल ये है। लाइक डार्क प्लॉट्स, हाई गीत, ओके। प्रतिमा खन्ना, हेलो। अलग अलग आवाज़ निकालना भी हर किसी के बस की बात नहीं। बिल्कुल, यू आर गुड, हम्बल एडवाइस, ट्राई टू अवॉइड एरोगेंस सिंस यू आर गेटिंग फेमस इज डेंजर। युवराज सर, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल, मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है। मैं एरोगेंट नहीं बन सकता सर, क्योंकि जो मिट्टी से जुड़े होते हैं, मैं मिट्टी से जुड़ा हूँ। मैं बहुत छोटे शहर का रहने वाला हूँ, बहुत एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बस ये है कि चकाचौंध से मुझे इतना पता है कि मैं अपने सारी जो भी छोटी चीज़ें मुझे मिली हैं, जो भी मैं कमा रहा हूँ, मैं सारा श्रेय अपने गुरुज़ को देता हूँ और अपने थिएटर को देता हूँ, क्योंकि थिएटर ने मुझे बहुत डेडिकेटेड होना सिखाया है। और अहम किस चीज़ का, मतलब मैं आज हूँ, मेरे बदले कोई और होगा तो मैं अहम लेकर क्या करूँगा। मैं बस इसीलिए मैं इरफान सर को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। ऑल्दो इतने सारे दिग्गज एक्टर हुए हैं, क्योंकि मैंने इरफान सर के बारे में इतना पढ़ा है पर्सनली, क्योंकि मुझे वो लगता है कि वो एक्टर तो कमाल के थे, पूरी दुनिया जानती है वो, कि इंसान वो कमाल के थे। जैसी सोच, जैसी उनकी फितरत थी, जैसे उनका सोचने का तरीका था, मैं बस उसी को एम करता हूँ कि मुझे वैसा इंसान बनना है। जहाँ मुझे जाना है, जब मैं दुनिया से जाऊँ तो मैं उतना प्यार कमा के जाऊँ, उतना नाम कमा कर जाऊँ कि एक अच्छा इंसान था, एक बहुत अच्छा। तो मैं बहुत फोकस करता हूँ सर। बट थैंक यू सो मच। आई नो कि जनरली क्या होता है कि जब भी थोड़ी सी सक्सेस मिलती है, थोड़ा सा हमें जब हम पैसा कमाने लगते हैं, हम नाम कमाने लगते हैं, वो थोड़ा हमारे सर पे चढ़ जाता है। लेकिन मैं इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और इन सब चीज़ों को देखने के लिए मेरी माँ भी बहुत मेरे साथ रहती हैं। कुछ भी थोड़ा सा मैं ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनता हूँ, कुछ भी चीज़ें गलत कर देता हूँ, या मैं कम में सेटल करने की कोशिश करता हूँ, तो फ़ौरन मुझे डांटती हैं और बोलती हैं कि ये सही नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। और माँ बाप से अच्छा हमें कोई नहीं जानता, तो उनका भी बहुत बड़ा श्रेय है। वो तुरंत मुझे मेरा ज़मीन दिखा देती हैं, और मैं बस उसी से चिपक कर रहने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू। पहली बार किसी ने एडिटिंग को महसूस किया। सारे मीडिया कला के नाटक, टीवी, फिल्म, आखिर एक कहानी तो कहना है। जितनी अच्छी तरह से आप कहानी कहते हैं, वही आपकी जीत है। बिल्कुल दिनेश सर, ये बहुत एडिटिंग की जो बात मैंने कही है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई समझता नहीं है। बेसिकली ये क्या होता है कि हम एडिटिंग पे नहीं ध्यान देते। जब तक जो लोग कैमरा फेस करते होंगे, उनको एडिटिंग का महत्व समझ में आता है कि आप एज एन एक्टर आप 50% काम करते हो कैमरा के सामने। जो 50% काम है, जो वो एडिटर करता है एडिटिंग टेबल पर, उसी से कहानी निकल कर आती है। वरना अच्छे से अच्छी मूवी फ्लॉप हो जाती है बिकॉज ऑफ एडिटिंग। तो जब आप हॉलीवुड सिनेमाज़ आप ज़्यादा देखोगे, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों को बोलता हूँ कि हॉलीवुड सिनेमाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनकी एडिटिंग लेवल बहुत ज़्यादा, स्क्रीन प्लेस जो होता है उनकी कमाल की होती है। मैं बहुत ज़्यादा उनको देखने की और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और ये बात बिल्कुल सच है। एज अ राइटर, एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर, हमें अपनी एडिटिंग चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कितना करना है, कहाँ पे मुझे कट कर देना है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं जाना है। क्योंकि मैं थिएटर करता हूँ, तो मैं कैमरा में इतनी लाउड एक्टिंग नहीं करूँगा कि लोगों को लगे कि यार ये क्या ओवर एक्टिंग कर रहा है। मुझे एकदम नेचुरल रहना है, मुझे सटल वे में करना है। तो वो एडिटिंग का ऑफकोर्स सेंस होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ मुझे वो मात्रा, जो मैं कहता हूँ कि मात्रा होना ज़रूरी है कि कहाँ हमें प्लस माइनस करना है, और उस हिसाब से चीज़ें करनी है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत 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 सही कहा आपने। अगर और भी किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे प्लीज़ बताइए। मैं बिल्कुल आंसर करने को तैयार हूँ। थोड़ा सा वक्त है और मेरे पास। थोड़ा सा मैं थक गया हूँ बात करते करते, लेकिन मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छे, काफ़ी बड़े लोग हैं इस मंच पे। मुझे सबसे अच्छी बात है, जब मैंने एज ग्रुप देखा मेरा मंच का, मुझे ये चीज़ बहुत मेरे दिल को भाई कि बहुत बड़े लोग हैं, मुझसे एज में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए बात है कि मैं अपने जनरली मैं जब भी बोलता हूँ, मैं जब भी किसी सेशंस में जाता हूँ,
मुझे एज अ गेस्ट इनवाइट किया जाता है, एज अ परफॉर्मर इनवाइट किया जाता है, तो मैं जनरली यूथ को एड्रेस करता हूँ जो कि मेरे उम्र के हैं, मुझसे कम हैं। लेकिन अच्छा लगता है जब मैं बड़े लोगों से बात करता हूँ, उनसे दुआएं मिलती हैं, उनके ब्लेसिंग्स मिलते हैं, उनसे सीखने को मिलता है। और अगर 0.5% भी अगर मैं उनको कुछ सिखा पाता हूँ, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। वसंत सर, वेरी यूज़फुल सेशन, थैंक्स फराज, थैंक्स मेरा मंच, थैंक यू सो मच। जो भी मुझे देख रहे हैं आप प्लीज़ मुझे बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, मेरा पेज है फेसबुक पर द स्वराज सिंह करके, और इंस्टाग्राम का भी जो है द स्वराज सिंह है उसका भी, यूट्यूब पर चैनल है स्वराज सिंह करके, हर जगह द स्वराज सिंह है। आप वहाँ पर जाइएगा, प्लीज़ मुझसे जुड़िएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं बहुत चीज़ें अलग अलग करता हूँ, बहुत कहानियाँ कहता हूँ, बहुत अलग अलग तरह की एक्टिंग करता हूँ, और नई चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। हर एक कंटेंट ऐसा लिखता हूँ जहाँ पे मैं एक चेंज ला सकूँ। तो आप प्लीज़ मुझसे जुड़िएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग देखेंगे, आप लोग अपनी टिप्पणी देंगे, मुझे अगर इनपुट्स देंगे कि मैं और सुधार कैसे, और अपने काम को कैसे सुधारूँ और बेहतर कैसे करूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रतिमा, बहुत अच्छी बातें बोल रहे हो स्वराज, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे। दरअसल हम लोग भी यूथ के साथ ही तो काम करते हैं। बिल्कुल सर, यस सर, वंडरफुल, थैंक यू अमन। हम उम्र भी हैं यहाँ आपके, बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रशांत। छोटों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थैंक यू सो मच प्रतिमा मैम, मुझे बहुत अच्छा। प्रतिमा मैम प्रतिमा मैम बेसिकली एक और उन्होंने भी सेशन लिया था लास्ट में। वो प्रतिमा कुलकर्णी थी, वो मेरी गुरु रह चुकी हैं, मैं उनसे सीख चुका हूँ एक्टर प्रिपेयर्स में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे पता चला कि एक गुरु और एक शिष्य एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करने वाला है। तो मैं बहुत खुश था कि ऑफ कोर्स अगर मैम को पता चलेगा तो वो भी बहुत खुश होंगी, और वो मुझे जानती हैं बहुत अच्छे से, वो मेरे प्लेज में भी आई हैं देखने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच प्रतिमा मैम फॉर योर विशेस। तो बस यही है कि मुझसे जुड़िएगा प्लीज़, मेरे चैनल को देखिएगा, उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। यूट्यूब पर जाकर या गूगल आप करिएगा मेरा नाम स्वराज सिंह, तो आपको मिल जाएंगी बहुत सारी कहानियाँ। और उसके बारे में अगर आप मुझे कुछ टिप्पणी दे सकें, अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल आप देखिएगा, लोगों को दिखाइएगा। प्रतिमा मैम उत्तराखंड की लीड है, क्या बात है, थैंक यू सो मच प्रतिमा मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ पे जुड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और लोग सुन रहे हैं और अच्छे काफ़ी कलाकार हैं। तो बिल्कुल मुझसे जुड़िएगा, मुझे ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट इसी का भूखा होता है। हम पैसे कमा लेते हैं, ऊपर वाला है जो सबका गुजारा कर ही देता है। बस हमें बहुत ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है प्यार की, वो है रिकॉग्निशन की। आई थिंक सब आर्टिस्ट इसी के लिए तरसते हैं। तो बस यही उम्मीद था कि मैं आप लोगों से आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकूं कि मैंने क्या किया है, कैसे मैं मीडियम को यूज़ करता हूं, बस इसमें मैं कैसे चेंजेस ला रहा हूं। और आज के डेट में मैं बताऊं तो मैं बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ मैं काम कर रहा हूं। मैं उनके लिए लिख रहा हूं, उनके साथ एक्ट भी कर रहा हूं, उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे वेब सीरीज़ में मैं अभी काम कर रहा हूँ। कनन हूँ, कुलकर्णी नहीं जी मैम, प्रतिमा कनन जी, मैं समझ रहा हूँ मैम, मैं प्रतिमा कुलकर्णी जो बता रहा हूँ वो एक दूसरी आर्टिस्ट है, वो मैम रह चुकी है, वो मुझसे संपर्क करने की करे। बिल्कुल दिनेश सर, मैं आपसे बिल्कुल संपर्क करूँगा, और आप प्लीज़ मुझसे जुड़िएगा ज़रूर। मेरा पेज आपको मिल जाएगा, द स्वराज सिंह नाम से है हर जगह, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह में है। तो मैं आपसे जुड़ूंगा सर, और जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, बस मुझसे जुड़िएगा तो मुझे काफ़ी मज़ा आएगा। मेरा मंच, आप मुझे प्लीज़ बता दें कि अगर सेशन हो चुका है तो मैं इसको एंड करूंगा। अगर कुछ सवाल एक दो आपके बचे हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो, और जाने से पहले बस मैं चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छे श्रोतागण हैं, मैं चाहता हूँ बस आपको एक छोटी सी कविता सुना दूँ, क्योंकि मैं कविताएँ भी लिखता हूँ। कोशिश करता हूँ, अगर भूल चूक हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। बस एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाई जानी चाहिए। कोशिश की थी मैंने लिखने की, जो कि बहुत अच्छा है, तो आप मुझे बताइएगा कि कैसा है। तो ये मैंने पोइट्री वैसे लिखा है, बहुत सारी शुभकामनाएं, कहानी कहना एक विधा के रूप में स्थापित हो, आप जैसे लोग इसे करते रहें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल वसंत सर, बिल्कुल। अभी मैं एक छोटी सी पोइट्री सुना देता हूँ आपको। तो ये पोइट्री मैंने लिखी है कैसे कि पहले जो चीज़ें थी, क्योंकि मैं दोनों जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, मैं बेसिकली 89 बॉर्न हूँ, और 89 के जो बच्चे जो बॉर्न हुए हैं उन लोगों ने वो फेज़ भी देखा है जहाँ पे हम खत लिखते थे, जहाँ पे टेलीफोन्स नहीं हुआ करते थे,
PNT बहुत बाद में आया, जब मैं 4-5 साल का हो गया था तब लैंडलाइन आया था हमारे पास, मोबाइल्स उस समय नहीं। तो मैंने वो जनरेशन भी देखा है जहाँ पर हम खेला करते थे। आज के बच्चे पैदा होते साथ ही, पेट से निकलते साथ हाथ में मोबाइल ले लेते हैं। तो ये जनरेशन भी मैं देख रहा हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। तो उसी बेसिस पे मैंने रिलेट करके एक छोटी सी कविता लिखी है, बस मैं आपको सुना देता हूँ। नाटक के लिए जो आवाज़ या मूल्य बड़ा रखना पड़ता है, आवाज़ सही रखने के लिए आप क्या करते हैं? गुरु सर, मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। बिल्कुल, हार्दिक स्वागत। बिल्कुल, चलिए तो एक छोटी सी पहले कविता, उसके बाद गुरु सर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। तो इसका इस पोइट्री का शीर्षक है कि जाने क्यों। तो ये है कि जाने क्यों अब शर्म से चेहरे लाल नहीं होते, जाने क्यों अब शर्म से चेहरे लाल नहीं होते, जाने क्यों अब मस्त मौला मिजाज नहीं होते। पहले बता दिया करते थे दिल की बातें, जाने क्यों अब चेहरे खुली किताब नहीं होते। सुना है बिन कहे दिल की बात समझ लेते थे, सुना है बिन कहे दिल की बात समझ लेते थे, गले लगाते ही दोस्त हालात समझ लेते थे। जब ना फेसबुक थी, ना व्हाट्सएप था, ना मोबाइल था, एक चिट्ठी से ही दिल के जज्बात समझ लेते थे। सोचता हूँ हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं, सोचता हूँ कि हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। प्रैक्टिकलिटी सोचते सोचते भावनाओं को खा गए हैं। अब भाई भाई से समस्या का समाधान कहाँ पूछता है, अब भाई भाई से समस्या का समाधान कहाँ पूछता है। अब बेटा बाप से उलझनों का निदान कहाँ पूछता है। बेटी नहीं पूछती माँ से गृहस्थी के सलीके, बेटी नहीं पूछती माँ से गृहस्थी के सलीके। अब कौन गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान की परिभाषा सीखे। परियों की बातें अब किसे भाती है, परियों की बातें अब किसे भाती है। अपनों की याद अब किसे रुलाती है। अब कौन गरीब को सखा बताता है। ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, मेरा काफ़ी पसंदीदा है कि अब कौन गरीब को सखा बताता है, अब कहाँ कृष्ण सुदामा को गले लगाता है। ज़िंदगी में हम प्रैक्टिकल बन गए हैं, ज़िंदगी में हम सब प्रैक्टिकल हो गए हैं, रोबोट बन गए हैं सब, इंसान न जाने कहाँ खो गए हैं। बस ये छोटी सी कविता थी, जाने क्यों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मैं ऐसी छोटी छोटी पोइट्रीज़ भी लिखता हूँ, ऑल्दो इनको परफॉर्म नहीं करता हूँ, लेकिन बस लिख के कुछ मेरे डायरीज़ में ऐसी काफ़ी सारी मैंने कविताएं लिख रखी हैं। तो एक छोटी सी कविता थी, अगर पसंद आई होगी तो आप बिल्कुल लिख के मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बस एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो गुरु सर ने मुझे लिखा है कि नाटक के लिए जो आवाज़ अच्छा आवाज़ वॉल्यूम बड़ा रखना पड़ता है, आवाज़ सही रखने के लिए आप क्या करते हैं। Beautifully written, sir. Executed. Also very well. Connects with life. Thank you so much. Thank you दिनेश सर. Thank you अमन सर। आवाज़ का बस एक ही सीन है, जैसे आपने कहा कि इसके लिए वोकल एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। मैं वोकल एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करता हूँ, रियाज़ काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, मैं गाने भी गाता हूँ ताकि मैं आवाज़ को बहुत बेहतर रख सकूँ। ओम का उच्चारण, सरगम का रियाज़, बहुत सारी तरीके हैं। मैं तानपुरा पे भी काफ़ी रियाज़ करता हूँ जिससे मेरी ब्रीदिंग काफ़ी कंट्रोल में रहे। तो मैं सारे पिच पे बेसिकली कोशिश करता हूँ कि लोअर जो खरज का स है और जो ऊपर जो स है, मैं उन सब अलग अलग कॉर्ड्स में मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। तो बस यही है कि बस वोकल एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है हमें। ओम सारे गामा थोड़ा सा गार्गल करते रहें और बस 12 खड़ी का उच्चारण करें। 12 खड़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो लोग नहीं जानते हैं वो गूगल कर लीजिएगा 12 खड़ी के बारे में, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं ये रेगुलर करता हूँ, मतलब ये मेरे एक ज़िंदगी का पार्ट है जहाँ पे मैं हर रोज़ करता हूँ। वसंत सर, थैंक यू सो मच। सो आई थिंक गाइज, आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। मुझे बहुत अच्छा लगा, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया यहाँ जुड़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा तहे दिल से मेरा मंच का, सर का, मैम का, जिन्होंने मुझे इस लायक, इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों से आप लोगों के पास आकर रूबरू हो सकूं। गाना गा के बताएं। अच्छा, गाना भी गा के बताएं। अच्छा, गाना भी बता दें, कुछ गा कर बताएं। ओके, अब गाना भी है तो गाना भी, चलिए मैं गाना गा दूंगा एक जाते जाते आपको छोटा सा। तो एक छोटा गाना है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, और इसी गाने पर मैंने कहानी भी लिखी है, आप प्लीज़ इसे सुनिएगा। यूट्यूब पर कहानी का नाम है गवैया, जहाँ पे एक सिंगर की कहानी है कि वो सिंगर बनना चाहता है
और उसकी पूरी जर्नी, और आखिरी में मैंने एक गाना गाया है लाइव लोगों के सामने, तो वो लाइव परफॉर्मेंस है। आप प्लीज़ उसे सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत खूबसूरत कहानी है, मैंने बहुत दिल से लिखी है, और बताइएगा फिर आपको कैसी लगी। वो जाकर बताया स्टोरी टेलिंग में गाना बकाया कविताओं का उपयोग भी करते होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो मैं गाना गा देता हूँ। तो उसी गवैया का एक गाना है जो कि फ़िल्म चक दे इंडिया का है, कि तिजा तेरा रंग था मैं तो ये बहुत अच्छा गाना मुझे लगता है। बस एक छोटा सा गाना आपके सामने पेश कर देता हूँ और फिर मैं आपसे अलविदा लूँगा आज के लिए। तो मैंने रियाज़ नहीं किया, बस माफ़ कीजिएगा अगर कोई भूल चूक हो जाए तो। तिजा तेरा रंग था मैं तो, तिजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही आन, मौला मेरे ले मेरी जान, हाय राम, मौला मेरे ले मेरी जान, तीजा तेरा रंग था मैं तो। थैंक यू। इतना ही गाऊंगा। थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ, बस इतना छोटा सा, बस मुझे एक आपको दिखाना था। अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, एंड बस मुझसे ऐसे ही जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखिए। थैंक यू मेरा मंच, थैंक यू एवरीवन, ऑल द लिसनर्स, जितने भी श्रोतागण, जितने भी दर्शक मुझसे जुड़े, मुझे जिन्होंने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज़ मुझसे जुड़िएगा द स्वराज सिंह पर, जो कि फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, यूट्यूब पर है। अपना प्यार बनाए रखिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की, और उम्मीद करूँगा कि और अच्छा काम करते रहूँ, आप लोगों के सामने और आता रहूँ, और फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं फिर आप लोगों के साथ फिर से जुड़ूंगा। थैंक यू। आई एम एंडिंग द सेशन एंड होप टू सी यू ऑल वेरी वेरी सून। थैंक यू सो मच गीतांजलि मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। धर्मेंद्र सर, फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, और थैंक यू मेरा मंच। थैंक यू, सी यू ऑल देन, बाय बाय।